चलिए फिर जीएस पेपर 3 का डिस्कशन शुरू करते हैं। जीएस पेपर 3 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा उसका सिलेबस इनसाइट ले लेते हैं। सिलेबस इनसाइट का मतलब यह है कि हमारे इस पेपर में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें शामिल किया गया है और कहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। मींस अब लास्ट टाइम रिवीजन जब करना होता है तो हमें वो टॉपिक्स रिवाइज करने चाहिए जहां से हमारे क्वेश्चंस मींस जहां पर हम प्रोडक्टिव रिवीजन कर सकते हैं और कम पढ़ करके ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखो, पॉलिटी गवर्नेंस कर लिया है, सोशल जस्टिस का भी जल्द वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहां पर हम लोग कर लेते हैं पेपर 3 के अंतर्गत इकोनॉमी वाला पार्ट। अब इकोनॉमी क्यों करने जा रहे हैं इससे पहले थोड़ा सा सिलेबस पर इनसाइड ले लो और फिर शुरू करते हैं बिना देर के हुए। देखो भाई, इस पार्ट को या इस पेपर को जीएस 3 को, एक तो पार्ट है आपका इकोनॉमी वाला जहां पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। मींस जो आपके सैद्धांतिक प्रश्न है, जो अर्थव्यवस्था के सैद्धांतिक पार्ट होता है, वो प्रीलिम्स के स्तर पर ज्यादा पूछा जाता है। जब मेंस पर हम लोग इकोनॉमी के सेक्शन को पढ़ते हैं तो आपके अनुप्रयोग आधारित मींस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। और यहां जो टॉपिक्स की भरमार रहती है, समावेशी विकास, जहां पर सतत विकास लक्ष्य को लेकर के हो बात, या आर्थिक नियोजन मींस इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर हो, फिर आपका जो रोजगार आपसे जुड़े हुए अवसंरचना औद्योगिक नीतियों से जुड़े हुए प्रश्न है, यहां पर जैसे गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, इन मुद्दों पर प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। क्लियर? समझ में आया? तो हम लोग आज के वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमी के इन एप्लीकेशन पार्ट पर जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के आधार पर ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर हो गई बात? एकदम समझ में आया कि आज के लेक्चर में हम लोग इकोनॉमी के इस पार्ट को करने वाले हैं। अब दूसरा आगे बढ़ते हैं कि इसी में ही इकोनॉमी के पार्ट में ही आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आते हैं। देखो भाई, आगे आप जब सिलेबस उठाकर रखोगे सामने तो फिर जो इकोनॉमी के जो एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स हैं, इसके पश्चात शुरू होती हैं जो यूनिट्स, उसमें आपके कृषि से संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। जैसे कृषि की विविधता, कृषि में कमर्शलाइजेशन, आपका जो व्यवसायीकरण हो रहा है, यहीं पर टॉपिक आपका सिंचाई पद्धति पर मिलेगा, यहीं आपका पशुपालन पर मिलेगा, यहीं पर आपको टॉपिक मिलेगा कि भैया कैसे लैंड रिफॉर्म्स के कार्य जो हैं आपके, इसमें चुनौतियां क्या क्या हैं, सुधार क्या क्या किए जा रहे हैं। तो सब जुड़े हुए टॉपिक किससे हैं? बोले प्राइमरी सेक्टर से। अब भैया हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारी 140 करोड़ में से 80-85 करोड़ जनसंख्या तो कृषि पर ही निर्भर है। क्लियर? तो इसीलिए दो पार्ट इकोनॉमी में ये समझ में आया, एक तो ये एप्लीकेशन बेस्ड वाला जिसको हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे, और फिर ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं उसको अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर एकदम है? समझ में आ गया है? और यही ऐसा पार्ट है, ध्यान रखना, पेपर 3 का यह दो पार्ट ऐसे हैं जहां से 50-60% क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेपर 3 के अंतर्गत अगर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने की टेंडेंसी रही है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखना, तो यही दो पार्ट ऐसे हैं जो मेजर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। क्लियर एकदम? फिर इसके बाद में और कौन से सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं, जैसे एनवायरमेंट से जुड़े हुए प्रश्न भी यहां पर आते हैं, ये देख लेंगे, इस पर भी नोट्स आपको मिल जाएगा। फिर साइंस टेक है अगला पार्ट, और फिर आपका इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, एक एक दो दो क्वेश्चन यहां से भी आ जाते हैं। और दो दो चार चार पेज में यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट में जैसे दो चार पेज में आपको नोट्स मिल जाएगा, और हो सकेगा तो लेक्चर भी मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप यहां पर जो प्रश्न आते हैं इनको आप टैकल कर सकते हो। सोचो भाई, जो 20 प्रश्न आते हैं वहां से 10-12 प्रश्न आपको कहां से मिल जाएंगे? 10-12 प्रश्न आपको इन्हीं दो टॉपिक से मिल जाएंगे। तो कहां पर अभी ज्यादा एनर्जी और ज्यादा रिवीजन कहां मारना है? बोले यहां पर रिवीजन मारना है, इनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, इनको ही पढ़ना है, लेकिन ज्यादा अपना इनपुट, जो एनर्जी का इनपुट है, वो कहां पर देना है? यहां पर देना है, तभी आपको आउटपुट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, शुरू किया जाए। अब समझ में आ गया होगा। अब अप्रोच जब रखनी है, याद रखना, अप्रोच जब रखनी है इस जीएस 3 में थोड़ा डायनेमिक क्वेश्चंस होते हैं, तो इन्हें टैकल करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पर तो बात करनी ही करनी है, साथ ही करंट अफेयर्स मींस जो डेटा होता है, जो फैक्ट्स होते हैं, वो आपको करंट एकदम अपडेटेड एग्जांपल्स यूज करने हैं या अपडेटेड डेटा यूज करना है, और कोशिश करनी है अगर उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर एग्जांपल्स आपके पास में तो ठीक है, नहीं है अगर तब भी चल जाएगा, लेकिन कोशिश यह करनी है जो भी कॉन्सेप्ट आप प्रयोग करो यहां पर, उसके साथ डेटा करंट का जरूर यूज करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो भाई, अब यहां पर एक आपको सिलेबस की समझ हो गई, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ट्रेंड की समझ हो गई। अब स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली जो यूनिट है, भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य और उपलब्धियां, और इसी से जुड़ा हुआ है नीति आयोग। देखो भाई, नीति आयोग से क्वेश्चंस खूब बनते हैं, सतत विकास से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन खूब बनते हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये जो यूनिट है, खूब प्रश्न यहाँ पर धड़ाधड़ पूछे जाते हैं। शुरू कर लिया जाए कि भैया इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है। अब सबसे पहले दिमाग में तो यही आएगा ना कि प्लानिंग क्या होती है। भाई प्लानिंग क्या होती है, तो प्लानिंग पर एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है हमारे नरसिम्हा राव जी का। देखो, नरसिम्हा राव जी का स्टेटमेंट है, जो पूर्व आपके प्रधानमंत्री रहे हैं, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जो प्लानिंग होती है वो हमेशा क्या होती है, बोले नीड एंड सप्लाई पर बेस्ड होती है। अब ये दिमाग में नहीं जा रहा होगा, कैसे जाएगा? ऐसे समझो, बाजार समझते हो, मार्केट, निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र किस पर काम करता है?
बोले निजी क्षेत्र कार्य करता है हमेशा डिमांड एंड सप्लाई पर। किस पर? डिमांड, जिसकी डिमांड होगी वही वह क्षेत्र सप्लाई करता है। लेकिन लेकिन जो प्लानिंग होती है ना, जो आपका आयोजन होता है, नियोजन होता है, ये बेसिकली नीड पर काम करता है। मतलब जैसी आवश्यकता होगी लोगों को वैसी सप्लाई की जाती है। क्लियर? बहुत स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि नियोजन को बहुत बेहतरीन तरीके से इस स्टेटमेंट के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है। अब थोड़ा समझते हैं बैकग्राउंड को कि भारत में यह प्लानिंग कब से शुरू होती है और भारत में किस पद्धति को अपनाया गया था। तो भारत में जो योजना है या नियोजन है, जो प्लानिंग है, वो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से शुरुआत की गई थी और इस संदर्भ में हमारे पास था योजना आयोग। ठीक है, तो इस संदर्भ में हमारे पास योजना आयोग का गठन किया गया था और इसी योजना आयोग की जगह पर अब आ चुका है नीति आयोग। क्लियर? तो प्लानिंग का कार्य यह भी करता है, बस विजन में परिवर्तन आ चुका है। पहले विजन 5 वर्ष का हुआ करता था, अब यही विजन दीर्घकालिक हो गया है, लॉन्ग टर्म के लिए अब आपका विजन बनाया गया है। ठीक है, और यह कार्य का दायित्व किसके ऊपर आ गया है? नीति आयोग के ऊपर आ गया है 2015 से। तो प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग को लेकर के क्या प्रयास हुए हमारे यहाँ पर और प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, ये देखो आपको बताना पड़ेगा क्या कि प्लानिंग का उद्देश्य क्या रहेगा। आर्थिक विकास करना है, जो गरीबी है उसको कम करना है, रोजगार सृजन करना है ना, जो लोगों में आत्मनिर्भरता है वो बढ़ानी है और इससे ओवरऑल क्या डेवलप होगा, बोले सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का सिद्धांत स्थापित होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं भारत में आर्थिक नियोजन के कौन कौन से प्रकार हैं, मींस किन किन तरीकों से यह प्लानिंग की गई है। अब हमारे यहाँ पर देखो, जब भारत आजाद होता है तो दो तरीके के मॉडल मौजूद थे पूरे वैश्विक परिदृश्य में। कौन कौन सा? पहला प्लानिंग का मॉडल था जो आपका पूंजीवादी था, दूसरा था साम्यवादी समाजवादी जो रूस का मॉडल था। ठीक है, दो ही मजबूत, दो धुरी हमारा विश्व था पूरा, दो धुरी बटा हुआ था। पहला था अमेरिका वाला, दूसरा था रूस वाला। तो अमेरिका वाला चाहता था कि भारत कौन सा मॉडल अपनाए? पूंजीवादी मॉडल, कैपिटल बेस्ड मॉडल। और रूस चाहता था कि समाजवादी, मतलब पूरा 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 का पूरा दायित्व किसके ऊपर आ जाना चाहिए? बोले राज्य के अधीन रहना चाहिए, समाजवादी मॉडल अपनाना चाहिए, जो साम्यवादी जिसको मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो भारत ने क्या किया? भारत ने अपने आप को परिस्थितियों को देखते हुए मिश्रित आर्थिक मॉडल अपनाया। क्लियर? तो ये बात याद रखनी है कि भारत ने प्लानिंग के स्तर पर किस प्रकार के मॉडल को अपनाया था? मिश्रित। इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब कुछ प्रकार देख लेते हैं। अगर मान लीजिए नियोजन के कुछ प्रकार पूछ लिए गए तो पहला है भैया परिप्रेक्ष्य योजना, मींस जो पर्सपेक्टिव जो पर्सपेक्टिव मॉडल होता है, ये क्या होता है? देखो, ये एक दीर्घकालिक विजन के साथ, जैसे अपना नीति आयोग है ना, इसका उदाहरण समझो। नीति आयोग है ना, इसने 15 वर्ष का विजन बनाया हुआ है, 7 वर्ष की स्ट्रेटजी बनाई हुई है, मध्यम कालीन विजन होता है और 3 वर्ष का भैया एक्शन प्लान बनाया हुआ है, मींस जहां पर त्वरित कार्रवाई करनी होती है। तो इसने अपने विजन को 15 वर्ष में, फिर 7 वर्ष में और फिर 3 वर्ष में, इसी को कहा जाता है परिप्रेक्ष्य योजना, पर्सपेक्टिव योजना। पर्सपेक्टिव मॉडल पर जो कार्य करता है, तो यह विजन जैसे और आगे बढ़ाते हुए विजन 2047, ठीक है, भारत को क्या करना है? विजन 2047 के तहत एक विकसित राष्ट्र बनाना है। क्लियर एकदम? तो इस विजन के साथ जो योजना तैयार की जाती है, जो प्लानिंग की जाती है, उसे ही परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत समझा जाता है। ठीक हो गया एकदम? दूसरा आता है सांकेतिक योजना। इंडिकेटिव योजना क्या होती है? देखो, सांकेतिक योजना कब आई? जब 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स होते हैं, जब 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स होते हैं, इसके पश्चात सरकार सभी क्षेत्रों को, निजी क्षेत्रों को भी और सरकारी क्षेत्रों को, क्योंकि सरकारी क्षेत्र तो प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में थे, लेकिन निजी क्षेत्र को भी इनडायरेक्ट तरीके से प्रोत्साहन देना शुरू कर देती हैं सरकारें। तो वो होता है आपका सांकेतिक, मतलब सांकेतिक रूप से निजी क्षेत्रों को भी स्वतंत्र कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस मॉडल को कहा जाता है सांकेतिक मॉडल या सांकेतिक योजना। तीसरा पंचवर्षीय ये जब भारत आजाद हुआ तो इसी मॉडल के तहत पंचवर्षीय योजनाओं में प्लानिंग की जाने लगी। तो शुरुआती दौर में हम लोग देखते हैं कि जो भैया हैमर डोमर मॉडल अपनाया गया, ठीक है, उसमें शुरुआत में क्या रखा गया? शुरुआत में उद्देश्य रखा गया कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जाए। फिर आगे आगे जब महालोबिस मॉडल अपनाया जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में, तो कहा जाएगा अब हम प्राइमरी सेक्टर कृषि क्षेत्र से आगे बढ़ेंगे और औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देंगे, तो हमारे आगे बड़े बड़े भारी उद्योगों का विकास होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भी आपका मॉडल अपनाया गया भारत में शुरुआती दौर में। इसी आधार पर जो प्लानिंग है वो की गई है। फिर चौथा है विकेंद्रीकृत, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड, मींस यह है कि इस तरीके की प्लानिंग जो रहेगी वहां पर शक्तियां आपकी पंचायत स्तर, स्थानीय स्तर पर भी पहुंचाई जाएंगी, तो स्थानीय शासन को भी भागीदार बनाया जाएगा। इस तरीके के मॉडल अगर देखने को मिलते हैं वर्तमान समय में, जितने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वहां पर इस विकेंद्रीकृत योजना के तहत प्लानिंग की जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में संरचनात्मक मॉडल। देखो, संरचनात्मक मॉडल मींस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश की जाएगी, मींस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना हमारे यहाँ, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करते हुए जो भी मॉडल अपनाया जाएगा अर्थव्यवस्था की स्ट्रक्चर को बदलने के उद्देश्य से जो आपकी योजना बनाई जाएगी वो आपका संरचनात्मक योजना या संरचनात्मक मॉडल कहलाता है। ये आपके प्लानिंग के कुछ मॉडल हैं, एक एक करके समझ में भी आ गए होंगे। तो अगर बाई चांस कभी बहुत फैक्चुअल पूछ देगा, तो अगर प्रमुख प्रकार पर पूछ देगा कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं प्लानिंग करने के, तो आप इनको डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इसमें क्या क्या समस्याएं हैं। देखो, प्लानिंग के स्तर पर क्या चुनौतियां मौजूद है हमारे पास।
तो प्लानिंग के स्तर पर सबसे बड़ी चुनौती तो है इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के। क्यों भैया इम्प्लीमेंटेशन कठिन होता है? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का हमने पीछे पढ़ा कि इम्प्लीमेंटेशन का दायित्व किसके ऊपर है? प्रशासन के ऊपर। और प्रशासन में समस्याएं क्या है? एक तो नौकरशाही, एक तो भ्रष्टाचार की समस्याएं, कॉलोनियल माइंडसेट, एलीट माइंडसेट, ये सारी समस्याओं के चलते जो आपका इम्प्लीमेंटेशन होता है इसमें बहुत सारी बाधाएं मौजूद हैं। जैसे भूमि अधिग्रहण में नीतिगत बाधाओं के कारण जो बुनियादी ढांचा परियोजना है इसमें बहुत समय लग जाता है, ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग हो जाती है। और कारण क्या है वो समझ में आ गया होगा। तो पहली जो चुनौती है प्लानिंग, देखो हमने पन्नों पर तो बना दी किसी नीति, नीति का निर्माण हो गया, बहुत शानदार नीति है, लेकिन उसका क्रियान्वयन जब तक नहीं होगा सफलतापूर्वक या समयबद्ध तरीके से, तब तक क्या ही फायदा रह जाएगा प्लानिंग का, है कि नहीं? इसी संदर्भ में देखा होगा ना, राजीव गांधी साहब ने और भ्रष्टाचार पर क्या बोले थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं और आगे आप तक पहुंचते पहुंचते उड़ीसा में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और वो कह रहे थे हम जो है आपको 1 रुपया भेजते हैं और आप तक पहुंचते पहुंचते वो मात्र 15 पैसे रह जाता है। तो ये भ्रष्टाचार के मामले में वो लोगों को सूचित कर रहे थे, ठीक है, समझ में आया? तो ये प्रमुख समस्या है हमारी प्लानिंग के स्तर पर। दूसरी भैया रोजगार संबंधी, देखो भाई रोजगार में देखा जाए तो आर्थिक जितना भी नियोजन होता है उसमें नौकरी पैदा करने की अक्षमता देखी जाती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो एक समस्या दिखती है जॉबलेस ग्रोथ की, मींस ग्रोथ तो है, एक बहुत बड़ी समस्या है कि वृद्धि, अगर जीडीपी के मामले में देखा जाए तो भारत बहुत तेजी से भाग रहा है, लेकिन यह जीडीपी ग्रोथ तो है लेकिन जॉब का क्रिएशन नहीं हो पा रहा है। तो इसी को बोला जाता है जॉबलेस क्रिएशन है हमारे यहाँ पर, ठीक है, जिसको बोलते हैं बेरोजगार विहीन समृद्धि। तो दूसरी ये प्रमुख चुनौती है। तीसरी है भैया आय इक्वलिटी को लेकर के। आय इक्वलिटी क्या है? जब एलपीजी रिफॉर्म्स हुए मींस प्लानिंग में भी चेंज आया, लेकिन जो भैया गरीब थे वो और गरीब हो गए, जो अमीर थे और अमीर हो गए, मींस वेल्थ जो थी, वेल्थ का सेंट्रलाइजेशन हो गया, केंद्रीकरण हो गया। और इस पर क्या है आपको कोट करना है, जैसे ये वाला पॉइंट जब भी बताओ, आय असमानता वाला ध्यान रखना, जब भी आपको बताना है आय असमानता वाला, गरीबी निवारण के जो उपाय हैं वो क्यों भैया इतने सीमित दिखाई देते हैं? क्योंकि जब एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, ठीक है, तो एलपीजी रिफॉर्म्स में जो रईस थे, अमीर थे, ठीक, वो और अमीर हो गए, जो गरीब थे वो और गरीब हो गए, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो बहुत बढ़ गया। और इसमें कोट करना है तो आप जो है ग्लोबल वैश्विक इनइक्वालिटी असमानता रिपोर्ट को कोट करो, जहां कहा गया है कि टॉप 10% लोग हैं जो ऊपर के, मींस जो टोटल जनसंख्या है उसके ऊपर के जो 10% लोग हैं ना, उनकी जो है नेशनल इनकम में हिस्सेदारी 55% के आसपास है, ठीक है। तो ये आप क्या है, ये आप रिपोर्ट कोट करो तुरंत यहां पर, इसको समझ लो और लिखते चलना, इस तरीके की रिपोर्ट्स आप कोट करो, ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट, वैश्विक असमानता रिपोर्ट। अगर और आपको कोट करनी है तो वैश्विक जो आपकी वेल्थ रिपोर्ट है, ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट, संपत्ति रिपोर्ट है, उसको आप कोट कर सकते हो कि टॉप 1% लोग जो हैं वो अकेले ही 40% 50% हिस्सेदारी तो संपत्ति में रखते हैं, ठीक, समझे? तो इस तरीके की रिपोर्ट्स जो है उनको कोट करो, दिखाओ भैया ये जो आय असमानता बनी हुई है इसमें आप कितने भी प्लानिंग कर लो, जब प्लानिंग के स्तर पर सोचो, इनकम के स्तर पर ही आप इनइक्वालिटी दिखाई दे रही है, तो आप प्लानिंग कैसे सक्सेसफुली कर सकते हो, है ना, इंप्लीमेंट कर सकते हो। फिर है कृषि पर निर्भरता। चौथी समस्या एक बहुत बड़ी कि हमारी जनसंख्या जो है ना उसमें 50% जनसंख्या लगभग ऐसी है जो आपकी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, और वहीं एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, अगर उत्पादकता देखी जाए वो बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आंकड़ा बिल्कुल साफ दिखाता है, डेटा दिखाता है कि भले ही 50% जनसंख्या हमारी कृषि पर निर्भर है, लेकिन जीडीपी कंट्रीब्यूशन की, मतलब यही जो जनसंख्या है जो 50% आपकी क्या है, निर्भरता है। जैसे देखो यह जनसंख्या है, ठीक है, इसका 50% मान लो आदमी जो है खेती कर रहा है, ठीक है। अब बोले खेती कर रहा है तो जीडीपी जो ग्रोथ दिखाई दे रही है, जो भी जीडीपी हमारी है मान लो, ठीक है, जितनी भी है मान लो $4 ट्रिलियन है अभी वर्तमान, मान लो ऐसे रख लो, ठीक है, मोटा मोटा, तो इसमें आधी $2 ट्रिलियन कंट्रीब्यूशन किसका होना चाहिए था? कृषि का होना चाहिए था ना। क्यों? क्योंकि आधी जनसंख्या तो इस पर निर्भर है ना। तो बोले नहीं ऐसा है नहीं, लेकिन कितनी है? बोले मात्र जितनी जीडीपी है ना इसका मात्र 17% है जो आपका कृषि क्षेत्र कंट्रीब्यूट करता है। तो बहुत बड़ी समस्या है कृषि क्षेत्र में, ठीक है। कृषि पर यहां समझ लेना, आगे जो पॉइंट्स आएंगे ना बहुत आसानी से तेजी से आप समझते चल सकते हो, ठीक है। तेजी से आपको पॉइंट्स खाली डिस्कस करेंगे और आराम समझ में आ जाएगा, यहां पर एक बार अच्छे से डिटेल समझ लिया। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ी चुनौती है किसकी? बोले उत्पादकता। और ये आंकड़े बताते हैं आपकी कही हुई बात को। अब मैं खाली अगर बता दूं भैया आपको कि उत्पादकता बहुत कम है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है कृषि क्षेत्र में, प्रचंड बेरोजगारी मौजूद है, सारी बातें कहोगे हाँ हाँ ठीक 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 समझ में आ गई, लेकिन अगर ये साथ में डेटा बता दिया जाए कि देखो भाई जनसंख्या का 45% जो है आपका कार्यबल का रोजगार देता है ये, लेकिन अगर वही बात की जाए जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना है? मात्र 17% है। तो हमें कृषि पर निर्भरता के मामले में जो चुनौती है वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में है बुनियादी ढांचा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है। देखो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में नीति आयोग ने बोला है कि 2040 तक $4.5 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी। मींस इंफ्रा को अगर डेवलप करना है तो इतना पैसा चाहिए ही चाहिए। कितना चाहिए?
$4.5 ट्रिलियन इतनी नीड है। ये नीति आयोग का डेटा है, इसको आप कोट कर दो। फिर बताओ भैया जो क्षेत्रीय असमानता है, क्षेत्रीय असमानता में जैसे उत्तर के राज्य हैं कुछ, दक्षिण के राज्य हैं। उत्तर के राज्यों में हम अपना यूपी बिहार ले लेते हैं, तो यूपी बिहार जैसे राज्य पिछड़े नजर आते हैं, और आपके दक्षिण के जैसे राज्य हैं वो थोड़ा तुलनात्मक रूप से प्रगति करते हुए नजर आते हैं, प्रोग्रेसिव राज्य नजर आते हैं। अब जब प्लानिंग करनी है तो इस क्षेत्रीय असमानता को पहले पाटा जाए ना। मान लीजिए केंद्रीय स्तर पर कोई नीति लाई जाती है, योजना लाई जाती है, तो भैया यूपी बिहार जैसे राज्यों के लिए और दक्षिण जैसे राज्यों के लिए अगर आप सिमिलर एक ही धारा पर रख करके, एक ही धरातल पर रख करके योजनाएं लागू करोगे तो क्या इंप्लीमेंट हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इनमें क्षेत्रीय असमानताएं मौजूद है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि आर्थिक नियोजन के स्तर पर कौन कौन सी समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं। अब इनको सुधार के लिए सुझाव, क्योंकि भैया प्रशासन में जा रहे हो, केवल समस्याओं के साथ तो छोड़ना ठीक होता नहीं है, सुझाव बताते हुए जाना है। और एक एक समस्या जैसे हमने देखी है, सीखी है, वही समस्याओं को पकड़ते हुए देखो, क्षेत्रीय असमानता वाली जब देखी तो अगर सुधारों पर आएगा तो बताओ भैया इस क्षेत्रीय असमानता को क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है। अब जिसमें यूपी बिहार में जैसे जो इंडस्ट्रीज हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ यूपी जैसे है, अब यहाँ पर ओडीओपी स्कीम जो है बहुत शानदार तरीके से कार्य कर सकती है। जो लघु उद्योग है, अब यहाँ भारी उद्योगों को अगर बढ़ावा देने लगेंगे तो बताओ मामला गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो यहाँ पर हस्तशिल्प उद्योग जितने हैं, ठीक है, छोटे उद्योगों को, ओडीओपी स्कीम को, इन्हें बढ़ावा दो, ताकि इस क्षेत्रीय असमानता को, जो आपके उत्तर के राज्य हैं, ठीक है, दक्षिण के राज्यों के बीच जो क्षेत्रीय असमानता बनी हुई है, इनइक्वालिटी बनी हुई है, इसको पाटा जा सके। ठीक है, फिर आप जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है, औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें औद्योगिक विकास को और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोटेंशियल लगता है। तभी कृषि क्षेत्र में जो जनसंख्या की अति निर्भरता थी, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं किधर? सेकेंडरी सेक्टर की ओर। दूसरा क्लियर समझ में आया? समस्याएं अगर क्लियर हो गई, अगर समस्याओं पर दिमाग चल गया, अच्छे से समझ लिया, तो आपको समाधान खोजने में कठिनाई होनी ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या थी, बोली थी, तो इंफ्रा का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? नीति आयोग ने कहा कि 4.5 इतना करोड़ रुपए मान लो लगेगा। ठीक है, अब ये पैसा आएगा कहां से? सरकार के पास स्वयं राजस्व घाटे की समस्या है, बोले ये पैसा आएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, मींस सरकार को निजी क्षेत्र के साथ में समझौता करना चाहिए, तभी निवेश हो सकता है। और याद रखना, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर वाला टॉपिक हम लोगों ने यूपी स्पेशल में कर लिया था, जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है बहुत अच्छे से किया था, कि इन्वेस्टमेंट का जो सबसे वर्तमान प्रोजेक्ट है HAM मॉडल, ठीक है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, क्लियर पढ़ा था, जहां पर क्या था, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर जो है आपका निवेश करते हैं किसी भी अवसंरचना में, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में, और बढ़िया से पैसा लगाते हैं, सरकार गारंटी दे देती है, और निवेशक जो प्राइवेट सेक्टर होता है पैसा लगाता है, बढ़िया से प्रॉफिट कमाता है, फिर सरकार को सौंप देता है। ठीक है, तो सबसे शानदार ये प्रोजेक्ट है, अभी मॉडल है हाइब्रिड एन्युटी जो मॉडल है, तो इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो? बुनियादी ढांचे का विकास कर सकते हो। बिल्कुल सुझाव के साथ व्यवहारिक तरीके से बताना है जैसे कार्य हो रहा है, और अवसंरचना निवेश वाला जो टॉपिक है बहुत अच्छे से वहां पर किया हुआ है, उसको कर लेना जाकर के। ठीक है, क्लियर है एकदम? पेपर 6 के अंतर्गत इकोनॉमी सेक्शन में जाना है, और जो अवसंरचना निवेश वाला टॉपिक है उसको बहुत बढ़िया से हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, फिर है कृषि सुधार। देखो एग्रीकल्चर में सुधार तो बताना ही बताना है, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है कि प्लानिंग एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हो पाती है बढ़िया से, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो जनसंख्या इतनी ज्यादा निर्भर है उसमें सुधार करो। अब मान लो जनसंख्या है, भगा तो सकते नहीं हो, शिफ्ट कर सकते हैं हम यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर में, तो एक ये काम करेंगे इधर हम। दूसरा एक हो सकता है कि जो जनसंख्या लगी हुई है इसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाए। अब मान लो भैया जो आदमी गेहूं और केवल आजीविका कृषि कर रहा है, किसान करता है आजीविका कृषि, अपने खाने पीने के लिए आलू गेहूं लगाया और वही खाया पिया मस्त रहा, लेकिन अगर उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, उसकी इनकम को बढ़ाना है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की जरूरत है। मींस उसके फूड को मार्केट से कनेक्ट करने की आवश्यकता है। जब उसका फूड जो उगाएगा वो मार्केट से कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट होने के साथ उसकी इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ने के साथ क्या होगा, कृषि पर जो अति निर्भरता है वो व्यवसाय की ओर आगे बढ़ेगा। तो इधर ऐसे भी शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, एग्रीकल्चर के साथ साथ एलाइड सेक्टर होता है, पशुपालन क्षेत्र है, उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। समझ रहे हो? ध्यान से समझ रहे हो कि नहीं? तो ये देखो कृषि सुधार आवश्यक है। कृषि सुधार में आपको उपाय बताओ, जितने बता सकते हो सोच सकते हो। ठीक, उसके बाद रोजगार को बढ़ावा। देखो रोजगार अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो एक तो अपना एग्रीकल्चर फील्ड हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया। दूसरा ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो आपके कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को बढ़ावा नहीं देने का, क्योंकि कैपिटल की हमारे यहाँ चुनौती रहती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ मानव श्रम बहुत सस्ता है, तो हम जो लेबर बेस्ड जो आपके उद्योग हैं, लेबर बेस्ड जितने इंसेंटिव हैं, जो भी आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको प्रोत्साहित करो। ठीक है, वहां पर आप स्किल को डेवलप करो, और स्किल को डेवलप करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, स्किल इंडिया स्कीम्स हैं। ठीक है, इनको बढ़ावा दो, और जो आपके श्रम प्रधान उद्योग हैं इनको प्रोत्साहित करो। तभी क्या कर सकते हैं, हम रोजगार का सृजन कर सकते हैं। एक तो रोजगार का सृजन हम श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा दें, तो भैया लेबर इंटेंसिव जो भी आपके समझ लीजिएगा उद्योग हैं उनको तो हम बढ़ावा देंगे ही देंगे, इससे हमें सस्ता श्रम मिलेगा और वहां रोजगार का सृजन होगा। दूसरा भैया इसके साथ हमें वैश्विक धरातल पर
वैश्विक पटल पर भी पीछे नहीं रहना है ना, हमें कुशल रोजगार भी तो चाहिए। तो हम अपने यहाँ के लोगों को कुशल प्रशिक्षण देना शुरू करेंगे, है ना, स्किल करना शुरू करेंगे। जब उनको हम स्किल करेंगे तो अन्य जगहों पर जो नीड है स्किल्ड लेबर की उसको भी पूरा करेंगे, तो एक रोजगार का सृजन इस माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो भैया इंप्लीमेंटेशन के स्तर पर, अकाउंटेबिलिटी के स्तर पर जो चुनौतियां थी, यहाँ पर हम गवर्नेंस को डिजिटल गवर्नेंस में बदल सकते हैं, तभी हम मॉनिटरिंग को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, समझे? तो ये वाली जो चुनौती थी इसको हम डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से दूर कर सकते हैं। बताओ भाई, जितनी चुनौतियां पड़ी थी प्लानिंग को लेकर के, उनके जो सुधार हैं, सुझाव हैं, अब तो आराम से लिख लोगे ना। एक बार बस चुनौतियां ध्यान से समझ ली, समझ तो ली ही होगी, इतने बढ़िया से समझाइए आराम से रुक करके, तो सुझाव समझने में कठिनाई है। अब उसके बाद आगे जितने पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें कतई कठिनाई नहीं आने वाली, क्योंकि देखो अगर आपसे पूछा जाए चुनौतियां जब देख रहे थे उसमें कुछ चुनौतियां वर्तमान की याद रखनी। कौन सी? पहली, जैसे रोजगार के स्तर पर कि जीडीपी ग्रोथ बहुत डाउन है, और ये क्वेश्चन खूब आ रहा है कि क्या भारत में रोजगार विहीन समृद्धि देखी जा रही है? तो बताना है, पूरा समझा देना है कि भैया रोजगार विहीन समृद्धि कैसे है, कौन कौन से चैलेंजेस हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। फिर जो बेमेल कौशल है, ये स्किल वाली, कि हमारे पास अनस्किल्ड लेबर बहुत है, सस्ता मानव श्रम है लेकिन कौशल मानव श्रम नहीं है। ठीक है, कौशल मानव श्रम नहीं है। दूसरा, जो उद्योग है उनके लिए जो स्किल की जरूरत है, 45% हमारे यहाँ जो आपका ग्रेजुएट है वो ऐसा है जो रोजगार के योग्य नहीं है। मींस जो योग्यताएं उन उद्योगों को चाहिए वो योग्यताएं नहीं है। मींस देख ही रहे हो कि नकल करके हो जाते हैं, ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है, तो भैया वहां कहाँ योग्यताओं का अर्जन करेंगे। क्लियर? दूसरी एक समस्या ये वर्तमान समय में बहुत निकल के आ रही है। तीसरी है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। देखो भाई, जितना भी कार्य आपका सरकार के समक्ष जो भी नीतियां लाई जाती हैं, ठीक है, वो सारी ऑर्गेनाइज संगठित जो क्षेत्र होता है या औपचारिक क्षेत्र होता है उसमें आपके संबंधित आपकी योजनाएं लाई जाती हैं। लेकिन हमारे समस्या ये है कि 83% आपका जो कार्यबल है जो लेबर फोर्स है 83% वो असंगठित क्षेत्र में लगा हुआ है, जिससे उसका जो कर राजस्व है, उत्पादकता, ये भी सीमित हो रही है। अब बताओ, एक तो जो असंगठित क्षेत्र में लगा हुआ है वो क्या किसी प्रकार की टैक्स प्रणाली में सरकार के दायरे में आएगा? नहीं आएगा, जिससे उस प्रोडक्टिविटी भी सीमित हो जाती है और सरकार का जो कर राजस्व है वो भी खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, नहीं मिल पाता है सरकार को। तो ये औपचारिक क्षेत्र को धीरे धीरे करके कैसे लोगों को, मजदूर जो है यहाँ पर, उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाया जाए। मींस औपचारिक अनौपचारिक से उनको औपचारिक में कैसे बदला जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज नया दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो जब भी कंक्लूड करना है तो कंक्लूजन में एक चीज याद रखनी है कि भारत में जो आर्थिक नियोजन है, ठीक है, याद सुन लो ध्यान से, उसमें धीरे धीरे केंद्रीकृत योजना मॉडल से बाजार उन्मुख या सहकारी संघवाद की ओर स्थानांतरित हो रहा है। मींस धीरे धीरे हम जो ट्रांसफर हो रहे हैं केंद्रीकृत योजना मॉडल से हम बाजार उन्मुख, जैसे ये एलपीजी रिफॉर्म हुई उसके बाद, और वर्तमान समय में जो सहकारी संघवाद ढांचा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, इसकी ओर हम धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहे हैं। इसका उद्देश्य बेसिकली क्या है? 3 कीवर्ड है, अंडरलाइन कर देना: समावेशी विकास, संस्थागत क्षमता निर्माण और परिणाम आधारित जो आपका शासन है। ठीक है, तो बोले पहला समावेशी विकास, दूसरा संस्थागत जो आपका क्षमता निर्माण है, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम है, तीसरा आपका परिणाम आधारित जो शासन है, मींस गवर्नेंस जो है आपका रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का जो आपका शासन है, क्षमता निर्माण है, समावेशी विकास है, इसको स्थापित करने के संदर्भ में हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो धीरे धीरे सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज होती जा रही है, जो बाजार उन्मुख होती जा रही है, सहकारी संघवादी ढांचे पर आधारित होती जा रही है। ठीक है, क्लियर हो गया? कंक्लूजन क्लियर हो गया? अब इंट्रोडक्शन मेन बॉडी में आर्थिक नियोजन को लेकर क्या चुनौती है, क्या सुधार हो सकते हैं, वो समझ लिया। अब नीति आयोग पर आते हैं। देखो, नीति आयोग के बारे में कहा गया है कि इसकी भूमिका और सतत विकास लक्ष्यों को लेकर के क्या कहा जाता है ना, क्या इसकी प्राप्ति है, क्योंकि सतत विकास लक्ष्यों के बारे में मालूम होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये आपके 17 हैं, और इसकी नोडल एजेंसी कौन बनाया गया है? बोले नीति आयोग बनाई गई है। अब नीति आयोग आया कब था? तो नीति आयोग अपने आप में 2015 में आता है। बिल्कुल, इतना बैकग्राउंड तो बच्चों वाली चीजें हैं तो पता ही होगी कि 2015 में आता है योजना आयोग के स्थान पर। पहले योजना आयोग 5 वर्षों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं लागू करता था, लेकिन ये नीति आयोग आने के पश्चात जो विजन है वो दीर्घकालिक हो गया। हम लोगों ने पढ़ा भी, परिप्रेक्ष्य जो आपका मॉडल है या परिप्रेक्ष्य योजना, पर्सपेक्टिव योजना है, इसके अंतर्गत ये नीति आयोग का गठन किया गया कि अब हम क्या है, लॉन्ग टर्म थोड़ा सा विजनरी स्कीम्स बनाएंगे, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी योजना लाएंगे, उसको थोड़ा विजनरी बेस पर लॉन्ग टर्म के लिए लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसमें भी ऐसा नहीं है केवल 15 वर्ष का विजन नहीं होगा, 7 वर्ष की उसमें स्ट्रेटजी भी होगी और 3 वर्ष का एक्शन प्लान भी रहता है। ठीक, ये तो क्लियर होगा एकदम। तो अब ये नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का जगह ले लेता है। इसका कार्य बेसिकली क्या होता है कि भारत में क्या करना है, पॉलिसी मेकिंग का, फिर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए केंद्र और राज्य के बीच सेतु का कार्य करता है, और आगे फिर मॉनिटरिंग का कार्य और उसका एवोल्यूशन का, योजनाओं की मॉनिटरिंग और एवोल्यूशन, साथ ही साथ और जो चुनौतियां होती हैं उस संदर्भ में कई सारे इनोवेशन ज्ञान भी प्रदान करता है। ठीक है, क्लियर हो गया एकदम।
तो सारा कुछ देखो इसको लेकर के जो भी आपके नीति आयोग के प्रमुख कार्य हैं वो क्लियर हो गए होंगे यहाँ से कि क्या दायित्व रहता है। जैसे जो योजना आयोग का कार्य रहता है ना, कार्य वही है, बस यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग से पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और उसके बाद में लगातार एक लॉन्ग विजन रखते हुए मॉनिटरिंग भी करनी है, इवोल्यूशन करना है और समय समय पर अपने नॉलेज अपनी विशेषज्ञता के आधार पर जो क्रिएटिव है आपको नवाचार जो है वो भी बताते रहना है। ठीक, तो ये इसके प्रमुख कार्य होते हैं। अब इसके जो कार्य हैं वो 7 पिलर्स पर टिके हुए हैं पूरे। ठीक है, पहला पिलर है प्रो प्यूपिल। ठीक, ध्यान रखना है बिल्कुल, पहला पिलर है इसका। मान लीजिए नीति आयोग के 7 स्तंभों पर ही पूछ दिया गया प्रश्न। अब नीति आयोग पर प्रश्न कोई भी आएगा गलत नहीं होना चाहिए। काहे नहीं होना चाहिए? क्योंकि नीति आयोग का जो रोल है ना वो सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में समझना है। और सतत विकास लक्ष्य कब आए हैं? ये भी 15 से 30 तक के लिए लागू हैं। कितने हैं? 17 हैं। याद है ना? सारे के सारे याद रहते हैं कि नहीं रहते हैं? बिल्कुल रटे होने चाहिए ये। और इस पर सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है अभी हम लोग समझेंगे कि सतत विकास लक्ष्यों को लेकर के भारत का दृष्टिकोण क्या है। पहले ये पता है कि नहीं सतत विकास लक्ष्य क्या होता है? देखो भाई, जितना भी कार्य आप कर रहे हो वर्तमान अपनी जरूरतों के अनुसार कर रहे हो, लेकिन जो भी आप ग्रोथ, इसको क्या कहते हैं? मान लो आपने कोई भी पेड़ काट दिया और ग्रोथ की, और उसके साथ लगा दिया पेड़ दूसरा आगे की जनरेशन को ध्यान में रखते हुए, तो सतत विकास हो गया। आपने मान लीजिए देखो आपने कोई पेड़ काटा, पेड़ काट के इनकम हुई आपकी, ग्रोथ तो हुई आपकी ना, लेकिन क्या ये डेवलपमेंट है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? नहीं है। लेकिन पेड़ काटकर उसके लिए 3-4 पेड़ और लगा दिए, ठीक है, आगे वाली जनरेशन को, ताकि नुकसान ना हो, पोल्यूशन का सामना ना करना पड़े, तो ये आपका डेवलपमेंट हो गया। ग्रोथ भी हुई, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ जिसको बोलते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है, अपनी पीढ़ी के साथ साथ वर्तमान पीढ़ी जब अपनी जरूरतों की पूर्ति भविष्य की पीढ़ी, भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए करती है, तो वही आपका कहलाता है सतत विकास। क्लियर? एकदम स्पष्ट हो गया। समावेशी विकास इसको, ठीक है, या समावेशी विकास भी बोल देते हैं। स्पष्ट है एकदम? अब देखो, अब थोड़ा सा समझते हैं आगे इसको कि इसके 7 पिलर कौन से हैं। अब नीति आयोग के 7 पिलर कौन से? पहला है प्रो प्यूपिल, मींस जन समर्थन। सीधी सी बात है, कोई भी नीति बनाई जाएगी उसमें सामाजिक और व्यक्तिगत आकांक्षाओं की प्रतिबिंबित उनको करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें किसकी आकांक्षाएं? बोले व्यक्तिगत और समाज की और व्यक्ति की, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं होंगी उनको ही प्रतिबिंबित किया जाएगा। कोई भी पॉलिसी मेकिंग का कार्य होगा, जो भी पॉलिसी का निर्माण किया जाएगा वो प्रो प्यूपिल होनी चाहिए। पहला पिलर एकदम स्पष्ट हुआ, पॉलिसी मेकिंग का कार्य। दूसरा क्या है? प्रो एक्टिविटी, मींस जो भी दूरदर्शी रुख अपनाते हुए उभरती चुनौतियों और नागरिकों की आवश्यकताओं पर त्वरित प्रतिक्रिया दी जाएगी। मींस भैया कोई पॉलिसी है उस पर अगर कोई भी रिस्पॉन्स देना है, वह भी कैसे रिस्पॉन्स देना है? कोई अगर चुनौती है या नागरिकों की कोई आवश्यकता है, उसके अनुसार तुरंत प्रो एक्टिविटी के बेस पर दूसरा पिलर कार्य करता है। दूसरा है सक्रियता या प्रो एक्टिविटी बोलते हैं जिसको। ठीक है, पहला प्रो प्यूपिल जन समर्थन उन्मुखीकरण, दूसरा है प्रो एक्टिविटी सक्रियता, तीसरा है पार्टिसिपेशन। तीसरा कौन सा है? पार्टिसिपेशन। अब इसमें क्या है? भागीदारी, मींस भारत के लोकतांत्रिक चरित्र को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सामूहिक सहभागिता के सिद्धांत पर जन भागीदारी को सुनिश्चित करना। क्लियर? तीसरा पिलर क्लियर हुआ। चौथा पिलर है सशक्तिकरण का, मींस जो भी हाशिए पर समुदाय मौजूद है उसको प्राथमिकता देनी है। जो भी पॉलिसी मेकिंग हो रही है उसमें जो हाशिए पर मौजूद जो वंचित वर्ग होता है उसको आपको प्राथमिकता देने की आवश्यकता है यहाँ पर। पांचवा है समावेशिता का। देखो इंक्लूसिवनेस, मींस इंक्लूसिवनेस ये है कि जो भी नीति निर्माण हो रहा है या नीति का क्रियान्वयन हो रहा है उसमें सभी वर्गों को शामिल करने की आवश्यकता है। उस नीति के निर्माण में और क्रियान्वयन में समावेशिता होनी चाहिए। पांचवा हो गया। छठा आते हैं समानता, मींस जो युवा वंचित वर्ग है ये पूरी क्षमता का अपनी प्रयोग कर सके, मींस इक्वलिटी का ध्यान में रखना है। सबसे लास्ट है पारदर्शिता, और जितने भी नीति निर्माण क्रियान्वयन के स्तर पर जो भी कार्य हो रहे हैं उन सभी में जवाबदेहिता के साथ में एक ट्रांसपेरेंसी बनाकर रखनी है। तो 7वां पिलर होता है पारदर्शिता का। ठीक है, अब बताओ ये 7 पिलर अगर पूछे जाएंगे तो शुरुआत में तो 3 पी याद रखने हैं। कौन से? प्रो प्यूपिल, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, 3 पी याद रहेंगे। उसके बाद में आपको याद रखना है 2 ई, है ना, एम्पावरमेंट और इक्वेलिटी। 3 पी 2 ई, 5 तो याद हो गए। फिर आपको छठवां याद रखना है इंक्लूसिवनेस और ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, 3 पी है, 2 ई है और आईटी है। ठीक है, तो ऐसे चाहो तो आप कोड बना लेना, तो आपको 7 पिलर ये याद रहेंगे। ठीक है, नीति आयोग के यही 7 पिलर्स हैं जिनके बेसिस पर वो पूरा उसका सिद्धांत टिका हुआ है नीति आयोग का, कैसे पॉलिसी मेकिंग से लेकर के इंप्लीमेंटेशन, आगे मॉनिटरिंग, और फिर आगे क्या है, कोई भी क्रिएटिव इंफॉर्मेशन है, कोई अगर नवाचार देना होता है तो कैसे कार्य करता है। ठीक, स्पष्ट एकदम। अब नीति आयोग का क्या इंपॉर्टेंस है? देखो भैया, नीति आयोग आया, हमने यही समझा, पहले ही समझ लिया था, वो पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है कि जो आपका फेडरल स्ट्रक्चर है, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, इसको बढ़ावा देने का कार्य करता है, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच में सेतु का कार्य करता है। पहले योजना आयोग जो होता था, अभी हम लोग नीति आयोग योजना आयोग का अंतर भी समझेंगे, क्वेश्चन यहां से भी बनाया गया है, क्योंकि योजना आयोग जो था वो ज्यादा केंद्रीकृत था, वहां पर केंद्र का प्रभुत्व ज्यादा दिखाई देता था, और जब नीति आयोग आया है तो नीति आयोग में आपका राज्यों की भागीदारी बढ़ गई है, तो थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज हो गया है, और डिसेंट्रलाइज होने से यहाँ पर जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, सहकारी संघवाद है, इसको बढ़ावा मिल गया है। ठीक है, समझे? इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया? दूसरा भैया प्रतिस्पर्धी संघवाद
कोई बढ़ावा देता है? बोले बिल्कुल देता है। खाली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ही नहीं, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी बढ़ावा दे रहा है। कैसे दे रहा है? समझो, नीति आयोग के द्वारा बहुत सारे इंडेक्सेस जारी किए जाते हैं। अभी देखो हम लोग आगे भी समझेंगे इसको। जैसे एग्जांपल एसडीजी इंडेक्स है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, कई सारे सूचकांक जारी किए जाते हैं। इन सूचकांकों के माध्यम से राज्यों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करता है और यही हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करने के बाद राज्य अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर कार्य करते हैं। इसी को बोला जाता है प्रतिस्पर्धी संघवाद। ठीक, स्पष्ट एकदम। फिर आता है सतत विकास लक्ष्य निगरानी। अब एसडीजी को लेकर के मॉनिटरिंग भी करता है। हमने पहले ही समझ लिया कि जो सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इनकी नोडल एजेंसी प्रमुख कौन बनाया गया है? नीति आयोग को बनाया गया है। तो जो भी मानक रहेंगे उनके अनुरूप कैसे सतत विकास को लेकर सरकार कार्य कर रही है, राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें, उस पर पूरा दायित्व, उसका निगरानी का दायित्व किसके ऊपर होता है? नीति आयोग के ऊपर होता है। ठीक, बिल्कुल आसानी समझ में आ रहा होगा। पहला कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दूसरा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, तीसरा है एसडीजी पर मॉनिटरिंग करने का काम, चौथा भैया नवाचार भी तो उसको भी तो बढ़ावा देता है। और इसमें क्या है? जैसे अटल नवाचार मिशन, अटल इनोवेशन मिशन जैसे कई इनिशिएटिव। और अभी हम लोग देखेंगे कि नीति आयोग कौन कौन से इनिशिएटिव चालू किए हैं। तो उसमें उदाहरण है, जैसे एक समझ लिया यहाँ पर कि नवाचार को बढ़ावा देता है, उदाहरण समझना है तो अटल नवाचार मिशन के बारे में समझ सकते हैं। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग का, कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे कर रहा है? प्रशिक्षित कर रहा है, तकनीकी सहायता प्रदान करके क्या कर रहा है? कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण का कार्य कर रहा है। ठीक, तो ये आपके नीति आयोग के महत्व हैं। नीति आयोग का क्या इंपॉर्टेंस है? क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चन जैसे बनाया गया, नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर बताइए। देखो इसमें विशेषताएं जब भी बतानी है, ध्यान रखना है किस बेस पर आप डिफरेंस क्रिएट करोगे। पहला, जब प्रकृति आप बताओगे तो नीति सलाहकार होते हैं और ये केंद्रीकृत योजना निकाय रहते थे। देखो भाई, जब योजना आयोग का गठन किया गया था, जब योजना आयोग का पंचवर्षीय योजनाएं देता था, तो उसमें ज्यादातर केंद्रीकृत योजना निकाय के रूप में जाना जाता है। और जो नीति आयोग है, एक एडवाइजरी, नीतिगत सलाहकार के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर केंद्रीकरण की जगह पर थोड़ा सा विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि राज्यों की भागीदारी भी यहाँ पर बढ़ जाती है नीति निर्माण में। स्पष्ट एकदम हुआ। नेचर में अलग अलग है, थोड़ा सा क्लियर हो गया। दूसरा जो दृष्टिकोण है इनका, सीधी सी बात है, जब नेचर पता चल गया तो उसका अप्रोच पता चल जाएगा। अप्रोच कैसा है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यहाँ पर निर्देशात्मक ज्यादा होता था, मींस निर्देश जैसा थोड़ा सा ज्यादा लगता था कि केंद्र के स्तर पर राज्यों को निर्देश दिया जा रहा है कुछ करने के लिए, और यहाँ पर मिलकर के काम करो आओ करते हैं। सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। भूमिका यहाँ पर देखो नीति निर्माण से लेकर के नवाचार तक की रहती थी, और यहाँ पर केवल पंचवर्षीय योजना के तौर पर निर्माण कर दिया, ये लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाते थे और आप उसको करिए, और अंततः क्या होता था? निष्कर्ष बता दिया जाता था कि भाई ये जो योजना रही है ये कितना अपना अचीव कर पाई है। ठीक है, तो इस उद्देश्य पर कार्य करती थी जितनी योजनाएं थी, पंचवर्षीय योजनाएं थी। राज्यों की, बोले राज्यों की भूमिका यहाँ पर बढ़ गई है, और यहाँ पर आपकी योजना आयोग में राज्यों की जो भूमिका है नियोजन में, प्लानिंग में कम रहती थी। क्लियर एकदम। फिर फोकस क्षेत्र, बोले यहाँ पर देखो आर्थिक सुधार भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, नवाचार है, डेटा आधारित संचालन, जहां पर डिजिटल गवर्नेंस की बात की जाती है, तो ये सब इसके फोकस एरिया रहते हैं। और जो आपका योजना आयोग हुआ करता था, इसमें आर्थिक नियोजन, संसाधनों का कैसे आवंटन हो, सामाजिक क्षेत्र का कैसे विकास किया जाए, ये इसके प्रमुख क्षेत्र रहा करते थे। क्षेत्रों में बदलाव हुआ है, अपडेट हुआ है, इसलिए योजना आयोग के रिप्लेस करते हुए क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है। इसके कुछ इनिशिएटिव बताओ भैया। देखो भाई, ये अपने आप में बहुत ज्यादा यहाँ पर कुछ क्रिएटिव, कुछ सृजनात्मकता नहीं दिखाई देगी, ना कोई नवाचार दिखाई देता है योजना आयोग के स्तर पर, लेकिन यहाँ खूब भैया प्रतिस्पर्धी संघवाद है, कई सारे सूचकांक जैसे एसडीजी इंडेक्स है, नवाचार को बढ़ावा जैसे अटल नवाचार मिशन है, ये आपको उदाहरण के तौर पर कई सारे इनके इनिशिएटिव इंडेक्सेस चर्चा कर देनी है। ठीक, क्लियर एकदम। अब देखो एक एक करके जब आपको अलग अलग भेद बताना होगा कि नीति आयोग और योजना आयोग में अगर अंतर बताना है, तो बस ये अप्रोच आपको, ये बेस याद रखने, किन बेसिस पर करोगे? प्रकृति के बेस पर, दृष्टिकोण, फिर भूमिकाएं, राज्यों की भागीदारी को लेकर के, उनके फोकस एरिया कौन से हैं, और कुछ एग्जांपल्स, इनिशिएटिव बता देने हैं दोनों के अलग अलग। ठीक है, अब कुछ इनिशिएटिव जैसे अगर उदाहरण देने हैं आपको, जब नीति आयोग की भूमिका बतानी है तो कुछ इनिशिएटिव आपको ध्यान रखना है, जितने याद रख पाए। जैसे अटल इनोवेशन मिशन लाया गया, ई वाहन जानकारी के लिए ई अमृत पोर्टल लाया गया। क्लियर। अटल इनोवेशन मिशन हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ई अमृत पोर्टल बता सकते हैं। लाइफ मिशन, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मिशन चालू किया गया नीति आयोग के माध्यम से। पोषण अभियान लाया जा रहा है। आकांक्षी जिला जो कार्यक्रम है या आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, ये दोनों ही आपके कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। फिर आप बताओ राष्ट्रीय डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जो है, इसमें सरकारी डेटा की पहुंच एवं उपयोग बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। ठीक, ये कई सारे इनिशिएटिव हैं जो आपको नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, अब नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए कुछ सूचकांक भी जारी किए गए, जिसमें एसडीजी इंडेक्स देख चुके हैं। ऐसे आपका फिजिकल स्वास्थ्य जो सूचकांक आपका जारी किया गया, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक है, भारत नवाचार सूचकांक भी जारी किया गया है, कृषि विपणन एवं किसान हितैषी सूचकांक, कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सभी राज्य कैसे अपने यहाँ पर कृषि क्षेत्र में बेहतर करें, सुधार करें, इसमें आप इस सूचकांक को बता सकते हो, एसडीजी इंडेक्स को बता सकते हो, स्वास्थ्य सूचकांक को, भारतीय नवाचार सूचकांक को बता सकते हो। ये सारे सूचकांक हैं जिसके माध्यम से कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को
यहाँ पर लागू किया जाता है, ठीक है, पर कार्य किया जा रहा है, ठीक, क्लियर हो गया एकदम। अब देखो क्या चैलेंजेस हैं इनके सामने, देखो नीति आयोग के सामने चैलेंज तो है ही है, अब वो चैलेंज तो छुपे हुए हैं नहीं। सबसे पहला चैलेंज बताओ कि अपने आप में एक एडवाइजरी बॉडी है, मींस केवल सलाहकारी बॉडी होती है, वित्तीय आवंटन की कोई शक्ति नहीं, बिल्कुल ऐसे समझो कि सब कुछ हम बता देंगे, ज्ञान सब दे देंगे, लेकिन हमारे पास ताकत कुछ नहीं, बोले हम बता देंगे तुमको इतना पैसा जरूरत है, पैसा चाहिए तो उधर जाओ, कहाँ जाओ, सरकार के पास जाओ, ठीक है, हम खाली तुमको बताएंगे कि हाँ यहाँ इतना, तो एक एडवाइजरी बॉडी है, कोई बाध्यकारिता नहीं है, इसके द्वारा जो एडवाइस दी जाती है, क्लियर, पहला समझ में आया, पहली चुनौती। दूसरी चुनौती है प्रशासनिक दक्षता को लेकर के, देखो राज्यों के बीच ही प्रशासनिक दक्षता में भिन्नता देखने को मिलती है। अब वो प्रशासनिक जो दक्षता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर जो समस्याएं हैं, उससे नीतियां बहुत शानदार बनाई जाती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। तो दूसरी ये चुनौती है, दूसरी चुनौती प्रशासनिक दक्षता को लेकर के, कि जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, ये उतना दक्ष नहीं है कि उन नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन कर पाए। तीसरी है सामाजिक आर्थिक परिदृश्य अलग अलग है। देखो सामाजिक आर्थिक परिदृश्य अलग अलग होने के चलते जब नीति आयोग के द्वारा केंद्रीय स्तर पर कोई नीति बनाई जाएगी, तो आपके उत्तर के राज्य और दक्षिण के राज्यों में सिमिलरिटी नहीं रह सकते हैं, वहां पर आपको उनकी सामाजिक आर्थिक जो परिदृश्य है उसको देखते हुए नीतियां बनानी पड़ेंगी, और जो एक समस्या देखने को मिलती है, ठीक है, तो ये एक चुनौती ही है ना, नीति निर्माण के स्तर पर इसका ध्यान रखना पड़ेगा। फिर है सीमित जो वित्तीय और मानव संसाधन है, देखो वित्तीय और मानव संसाधन हमारे पास सीमित है, मानव संसाधन है सस्ता, लेबर है मानते हैं, लेकिन जो स्किल्ड है वो स्किल्ड नहीं है हमारे पास। दूसरा जो वित्तीय फंड है, फंड की समस्या तो रहती ही रहती है, ठीक है। फिर एक चुनौती है हमारे पास डेटा की, ये देखो महत्वपूर्ण है, नीति अगर निर्माण कर रहे हैं, अब बताओ अगर नीति आयोग के द्वारा कोई भी आप डिजिटल गवर्नेंस या कोई भी नीति निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए अगर मजबूत डेटा हमारे पास नहीं होगा, निष्पक्ष डेटा नहीं होगा हमारे पास, न्यूट्रल डेटा नहीं होगा, तो क्या नीतियां उतना प्रभावी बनाई जा सकती हैं? नहीं ना। तो नीतियां प्रभावी बनाने के लिए हमारे पास एक मजबूत डेटा होना चाहिए, और मजबूत डेटा होगा तभी नीतियां ज्यादा प्रभावी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे पास। अब सतत विकास लक्ष्यों को लेकर के इतना तो स्पष्ट हो गया होगा कि भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण रहा है। सतत विकास लक्ष्य क्या है, ये क्लियर हो गया, क्या चुनौतियां हैं हमारे सामने, ये स्पष्ट हो गया। अब भारत क्या अप्रोच रखे हुए है, क्योंकि 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, इन 17 सतत विकास लक्ष्यों को लेकर के भारत ने कुछ पॉलिसीज निर्धारित की हैं क्या, कोई राष्ट्रीय नीतियां हैं हमारे पास? बोले हैं। एक तो बताओ भैया, नीति आयोग का जो एसडीजी इंडेक्स है, एसडीजी इंडेक्स का उद्देश्य क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के संदर्भ में भारत कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अभी देखो इसको आगे भी हम लोग समझेंगे कि भारत के संदर्भ में क्या रिपोर्ट आई है एसडीजी को लेकर के, सतत विकास लक्ष्यों को लेकर के भारत का अप्रोच क्या है, और भारत के संदर्भ में क्या स्थिति है, मतलब 17 में से 17 तो 17वां चलो हटा दो, वो तो वैश्विक स्तर पर कॉर्पोरेट के मामले में है कि सब विश्व पूरा आपस में कॉर्पोरेट करेगा, तो ऊपर के जो 16 है ना सतत विकास लक्ष्य, ये बेहतर ढंग से क्रियान्वित किए जा सकते हैं। तो 16 सतत विकास लक्ष्यों को लेकर के इसमें भारत की स्थिति क्या है, ये हमारे पास देखो अभी एक रिपोर्ट आएगी, उसको हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा है भैया कार्यक्रम, कोई बोले राष्ट्रीय नेशनल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, ये भी आपका एसडीजी के संदर्भ में है। फिर बजटीय जो आवंटन किया जाता है, ठीक है, सतत विकास लक्ष्यों को लेकर के कोई प्रत्यक्ष रूप से सीधा सीधा आवंटन तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो समझ सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो महिलाओं के संदर्भ में सशक्तिकरण के लिए जो आपका बजटीय आवंटन है, ठीक है, वो सारा क्या है, वो सारा आपका सतत विकास लक्ष्यों को लेकर के ही तो आवंटन किया जा रहा है, क्लियर है। इनडायरेक्ट रूप में अगर आवंटन हो रहा है, क्योंकि सतत विकास लक्ष्य का मतलब ही क्या है, एक एक करके पकड़े, अगर गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, ठीक है, स्वच्छ जल, एनर्जी, ये सारे क्या हैं, जलवायु परिवर्तन, तो इन सब संदर्भों में, इन सब क्षेत्रों में जो भी बजटीय आवंटन है, वो सब सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही आवंटन है, क्लियर हुआ एकदम। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, एक एक सतत विकास लक्ष्य को पकड़ेंगे। जैसे पहला गरीबी को लेकर के है, ठीक है। अब 1 2 3 4 ये सारे 16 के 16 याद हैं कि नहीं, एकदम याद रहने चाहिए, ठीक। कुछ कुछ देखो यहाँ बताते भी चलेंगे, ताकि एकदम याद रहेगा कि एसडीजी 7 किससे संबंधित है, एसडीजी 11 किससे संबंधित है, 13 किससे संबंधित है, इसके साथ साथ निमोनिक के साथ भी ध्यान रखना है। अब जैसे शुरुआत वाले तो याद ही रहते हैं, गरीबी, भुखमरी, है ना, स्वास्थ्य, शिक्षा, भाई पहले गरीब, फिर तो बेरोजगारी होगी, सॉरी भुखमरी होगी, गरीबी होगी, फिर भुखमरी होगी, फिर उसके बाद में पहले स्वास्थ्य होगी, पहले शिक्षा होगी। बोले पहले स्वास्थ्य, पहले पेट भरना जरूरी है, पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो पहले स्वास्थ्य होगा, फिर शिक्षा होगा, क्लियर। तो एसडीजी 1 पर आते हैं, देखो एसडीजी 1 क्या कहता है, गरीबी उन्मूलन करो। अब इसमें भारत के द्वारा हम यहाँ पर भारत का दृष्टिकोण समझ रहे हैं, तो भारत का दृष्टिकोण समझना है तो यहाँ जानकारी होनी चाहिए ना, एग्जाम्पल्स हमारे पास, स्कीम्स होनी चाहिए कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो भारत के संदर्भ में गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में चलाई जा रही है, और बहुत सफल जो योजनाएं हैं जिन्होंने गरीबी को उन्मूलित किया है। तो बताओ भाई, पीएम जनधन योजना को कोट करो, मनरेगा स्कीम को कोट, जिसका नाम जी राम जी हो गया है, ठीक है। पीएम गरीब कल्याण योजना के बारे में बताओ। तो ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिनके माध्यम से आप गरीबी उन्मूलित को बता सकते हो कि सरकार जो है काफी हद तक सफल रही है, जो आपका गरीबी है उसको उन्मूलित करने में, इरेडिकेट करने में, क्लियर एकदम है। अब यहाँ पर 500 मिलियन से अधिक जनधन खाते खोले गए हैं,
यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, वित्तीय समावेशन हुआ है, क्योंकि वित्तीय समावेशन करने से जो बीच बिचौलिए पैसा खा जाते थे, सरकार अब सीधा इनके अकाउंट में पैसा भेज पा रही, जो भी सब्सिडीज वगैरह का देना होता है। तो गरीबी उन्मूलन में कैसे जनधन योजना, मनरेगा और गरीबी कल्याण योजना ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, समझे, पहला क्लियर हुआ। दूसरा है भूखमरी, कैसे भूखमरी खत्म कर रही है, इसके लिए स्कीम्स कौन कौन सी हैं, बोले पोषण अभियान है, गरीब कल्याण जो आपका अन्न योजना है, कोविड के पश्चात देखा होगा कितना मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया, तो ये जो भूखमरी की समस्या है यह खत्म हो रही है। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट आया 2013, यहाँ पर जो वैधानिक अधिकार मिल गया खाद्य सुरक्षा का, इसके माध्यम से क्या हो रहा है, जो भूखमरी है ये खत्म हो रही है। अब जो पोषण अभियान के तहत कुपोषण के मामले में एआई आधारित ट्रैकिंग शुरू कर दी गई है। ये समझ लो भाई, ये समझो, ये आपका हो गया जो आपका एसडीजी है, सतत विकास लक्ष्य है, इस पर भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है और इस पर यहाँ पर क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या इंपैक्ट दिख रहा है, क्या यहाँ पर सुधार देखने को मिल रहा है। फिर एसडीजी 3 आपका स्वास्थ्य से है, स्वास्थ्य पर भारत सरकार के आयुष्मान भारत मिशन, मिशन इंद्रधनुष, टीकाकरण वाला जो प्रोग्राम है यूएससी 2023। ठीक, तो अब ये देखो, ये सारे जितने प्रोग्राम है इनके माध्यम से केरल का एक एग्जाम्पल, तो केरल ने नवजात शिशु जो मृत्यु दर है इसको 25% तक कम कर दिया है। एआई आधारित यहाँ पर टेलीमेडिसिन का प्रयोग किया है। ठीक है, समझे, तो एआई आधारित जो टेलीमेडिसिन है इसके माध्यम से केरल ने 25% तक अपने यहाँ पर शिशु मृत्यु दर को कम कर लिया है। तो ये आप जब भी शिक्षा या जब भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं सुधार बताना होता है, मान लो शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसको कम कैसे किया जाए, तो केरल के इस मॉडल को भी तो कोट कर सकते हो कि नहीं। अभी तो हम लोग भारत सरकार का अप्रोच देख रहे हैं, उसमें तो कहीं भी सफल मॉडल है इस क्षेत्र में, उसको बताना है। और ये सरकार के कुछ जो प्रोग्राम है, जो आपकी पहल है वो चालू की गई है, क्षेत्र से जुड़ी हुई, वो बता देनी है। फिर आपका शिक्षा में देखो समग्र शिक्षा अभियान है, पीएम ई विद्या है और न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है। ठीक है, ये आपकी जो चालू की गई है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। इसमें पीएम ई विद्या के माध्यम से डिजिटल लर्निंग ने क्या किया है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो ऑनलाइन शिक्षा है इसका विस्तार कर दिया है। यानी कि जो पीएम ई विद्या है यहाँ पर जो कोट किया गया है, इसमें बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार हो चुका है। जो एक डिजिटल डिविडेंड की समस्या थी, अब सरकार ने दायित्व अपने ऊपर ले लिया है, तो इस समस्या का समाधान खोज लिया गया है। ठीक है, फिर जो लैंगिक समानता है इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, महिला उद्यमिता योजना। इसमें उज्ज्वला योजना में बताना है कि 80 मिलियन से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन कर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर महिलाओं की, चूंकि एलपीजी कनेक्शन का संदर्भ किससे है, बोले महिलाओं से है, क्योंकि भैया उसका प्रयोग कौन करता था, महिलाएं। तो जो भी धुआं वगैरह होता था वो उनके श्वसन संबंधी जो भी बीमारियां होती थी, दिक्कत होती थी, उन्हें उसका सामना करना पड़ता था। तो ऐसा करने में सरकार क्या कर रही है, लैंगिक समानता वाले पॉइंट पर कार्य कर रही है। क्लियर, एसडीजी 5 पर। एसडीजी 6 है स्वच्छ जल और स्वच्छता को लेकर के। ठीक, 6 देखो यहाँ पर खूब है, तो ऐसे याद रहता है। 6 आपका स्वच्छ जल और स्वच्छता से है, जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है, स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर सभी गांवों के लिए ओपन डेफिकेशन जो आपका है इसका दर्जा दे दिया गया है, सभी गांवों में ओडीएफ का दर्जा हासिल किया गया है। क्लियर, तो जो स्वच्छ भारत मिशन है ये काफी सक्सेसफुल रहा है। फिर जो सस्ती और स्वच्छ एनर्जी, क्लीन एनर्जी की बात की गई है, इस संदर्भ में आपका उजाला स्कीम है, सौर मिशन है। मींस जो भी यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, वो सारे इनिशिएटिव यहाँ पर चर्चा कर देनी है एग्जाम्पल के तौर पर। और बताना है भैया, लद्दाख में भारत की पहली 10 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है। ठीक, ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्कीम के साथ कुछ लेटेस्ट जो इनिशिएटिव हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। फिर आपका अच्छा कार्य और आर्थिक विकास, इसमें स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत है, पीएम मुद्रा योजना है। जैसे दीनदयाल जो योजना है इसके तहत महिला नेतृत्व वाले एसएचजी इन्होंने 10 मिलियन से अधिक ग्रामीण रोजगार सृजन किए हैं। ठीक, जो आर्थिक विकास है, जो आपका इनइक्वालिटी है, ठीक, उसको खत्म किया है। फिर एसडीजी 9 पर आते हैं, तो देखो 9 भैया जो है आपका समझ लो, उद्योगों से, नवाचार से और आपका बुनियादी ढांचा से। क्लियर, एसडीजी 9 किससे संबंधित है, बोले इंडस्ट्री से। और 9 कैसे बनता है, बोले 9 ऐसे, आई फॉर इंडस्ट्री और आई फॉर एसडीजी 9 देखो ऐसे बनता है कि नहीं, 9 को ऐसे बनाना है, बधाई की तरह बना देना है, तो इंडस्ट्री याद रखना है, इनोवेशन, आई फॉर इंडस्ट्री भी होता है, आई फॉर इनोवेशन भी होता है। ठीक है, तो ये याद रहेगा। इसमें मेक इन इंडिया है, अटल इनोवेशन है, गति शक्ति है, ये सारी आपकी बुनियादी ढांचा और उद्योगों को लेकर के चालू की गई है सारी योजनाएं। इसमें बेंगलुरु जो है भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनकर आया है। ठीक, ये भी याद रखना है। कुछ फैक्ट्स भी देखते चल रहे हैं, कुछ आपकी प्रोग्राम्स इनिशिएटिव हैं उनको भी साथ में देखते हुए चल रहे हैं। एसडीजी 10 क्या है भैया, असमानता, इनइक्वालिटी को लेकर के है, जैसे जो इनइक्वालिटी है उसको पाटा जाए। अब इसमें पीएम विश्वकर्मा है, श्रम पोर्टल है, एससी एसटी। इनइक्वालिटी किसके बीच में है, बोले वंचित वर्ग के बीच में है ना, जो वंचित वर्ग है। अब वंचित वर्गों को लेकर के जो भी इनिशिएटिव यहाँ पर चालू किए गए हैं उनकी चर्चा कर देनी है, भारत का अप्रोच जब बताना है। अब ई श्रम जो डेटाबेस है ये
अनौपचारिक मींस अनऑर्गेनाइज्ड जो आपके असंगठित क्षेत्र हैं, यहाँ के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है ई श्रम जो डेटाबेस है। क्लियर। एसडीजी 11 बोले, एसडीजी 11 जो है आपका अर्बनाइजेशन शहरीकरण से समझ लो, टिकाऊ शहरों से संबंधित है। अब 11 से क्या होता है बोले, देखो 11 लिखो उससे घर बन जाता है कि नहीं, घर मतलब अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो अब याद रहेगा ऐसे एसडीजी 11 किससे संबंधित है, अर्बनाइजेशन संबंधित है। इसमें स्मार्ट सिटी मिशन 11 देखो इससे बनाओ, छोटे पे खूब घर बनाया होगा, बनाया था कि नहीं, तो बस लो बन गया भैया घर 11 से, ठीक। अब 11 से घर बन गया मतलब ये याद हो गया अर्बनाइजेशन संबंधित है। तो इसमें स्मार्ट सिटी है, पीएम आवास है, यहाँ 100 स्मार्ट शहरों का विकास किया जा रहा है, ये भी आपको बता देना है भारत का अप्रोच। 12 क्या है, 12 जो है आपका उपभोग जिम्मेदारी, उपभोग और उत्पादन। इसमें स्वच्छ भारत 2.0 राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन चालू किया गया है। स्वच्छ भारत 2.0 के तहत जो प्लास्टिक अपशिष्ट है इसको रिसाइकिल करने में इसमें 60% की वृद्धि देखी गई है, ठीक है। फिर एसडीजी 13, तो 13 को लेकर के क्या बोला जाता है, अक्सर देखा होगा 13 पर सारे कंट्री कहते हैं ये तेरा काम है। क्लाइमेट चेंज एक बड़ी समस्या है, बोले क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो तेरे कारण है, वो तेरा काम है ठीक करना, वो तेरा काम है ठीक करना, बोलते रहते हैं सब एक दूसरे को। तो 13 से याद है भैया तेरा काम क्लाइमेट चेंज पर करते रहते हैं, तो 13 से याद हो गया क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। और क्लाइमेट चेंज पर जो राष्ट्रीय कार्य योजना है हमारे यहाँ और हरित भारत मिशन है, ठीक है। तो दुनिया की अगर पूछा जाए भारत में दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे विद्युतीकरण परियोजना की शुरुआत किसने की है, तो भारत ने की है, ठीक। क्लियर, एकदम स्पष्ट। 14 लाइफ अंडर वाटर, 15 आपका लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। लाइफ अंडर वाटर मतलब क्या है, जो आपकी ब्लू इकोनॉमी की यहाँ पर बात की जाएगी, तो ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी, तटीय विनियमन क्षेत्र, इस संदर्भ में प्रयास किया जा रहा है। लाइफ ऑन लैंड मतलब जो हरित भारत विकास और राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम, भारत सरकार के द्वारा जमीन पर जो आपके फ्लोरा और फौना है इनके संरक्षण में इस डाइवर्सिटी को बनाकर रखना है, उस संदर्भ में एसडीजी 15 है। और जमीन के मतलब जल में मतलब जो हमारा जल की डाइवर्सिटी है उसको संरक्षित करना है, उसमें ब्लू इकोनॉमी को संरक्षित करना है, तो इस संदर्भ में जो भारत सरकार का अप्रोच है वो चर्चा कर देनी है, ठीक है। एसडीजी 16 क्या है, शांति न्याय और मजबूत संस्थाएं। इसमें क्या है, मजबूत संस्थाएं कैसे, जब भारत को हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, ई कोर्ट है मिशन मोड परियोजना, ठीक, डिजिटल इंडिया ई कोर्ट मिशन परियोजना। इसमें आपको बताना है कि भैया जो एआई संचालित सीसीटीएनएस ने है, इसने पुलिस को अपराधियों पर अधिक कुशलता से नजर बनाए रखने में मदद की है। मींस हम अपनी संस्थाओं को शांतिपूर्ण, न्याय संगत और मजबूत कैसे कर सकते हैं, जब हम तकनीक का सहारा लेंगे। और तकनीक के सहारे में आप उदाहरण दे सकते हो, भारत को डिजिटल इंडिया बनाने में ई कोर्ट आपका मिशन मोड परियोजना लागू करने में ये आपका आंकड़ा महत्वपूर्ण है, और ये आपका एसडीजी 16 की पूर्ति यहां से हो जाती है। 17 देखो भैया, जहां पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग लेना है, और उसमें अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन है जिसमें भारत और जो फ्रांस है इनके सहयोग से यह जो आईसीए है इसका गठन किया गया था रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ठीक है। चाहो तो इसको रिन्यूएबल एनर्जी वाले पार्ट में भी हम लोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करके गठबंधन बना किया गया है। भारत यूएन जो विकास साझेदारी है इसको बताना है, ठीक है। क्लियर है एकदम, जो 17 के 17 यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य क्लियर हो गए। अब एसडीजी 17 यहाँ पर अगर हमसे प्रश्न पूछा जाएगा सतत विकास लक्ष्यों को लेकर के दृष्टिकोण क्या है भारत का, ठीक है, जो क्वेश्चन होगा तो उसमें एक एक करके सारे एसडीजी बताने हैं। एसडीजी के साथ भारत के द्वारा जो जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जो इनिशिएटिव चालू किए हैं वो, और उससे संबंधित जो इम्पैक्ट है या फिर कोई नवीनतम आंकड़ा है, कोई अगर आपका विशेष वहां पर भारत की उपलब्धि है आगे उसको कोट कर देना है, तो हो जाएगा अपना आंसर कंप्लीट नहीं होगा ऐसे, ठीक। इतना तो बताने के बाद ये भी बताना है, चर्चा कर देनी है एक रिपोर्ट की कि अभी भी कुछ चैलेंज है क्या। एक तो 16 में से 9 ऐसे हैं जहां पर भारत का जो प्रदर्शन है वो वैश्विक स्तर से नीचे नजर आता है, ठीक है। जो आपका सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्टेट रिपोर्ट है, क्लियर, जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट रिपोर्ट है, ये कहती है कि भैया भारत जो 16 एसडीजी पर कार्य कर रहा है, जितने हमने अभी देख लिए भारत के द्वारा इतने इनिशिएटिव चालू किए गए हैं, इतना इंपैक्ट दिख रहा है उसका, उसमें से 9 ऐसे हैं जो वैश्विक स्तर से भी नीचे का प्रदर्शन करते हैं, क्लियर। तो इसमें ये चैलेंज के तौर पर दिखाना है। दूसरा थोड़ा सा चैलेंज और बता सकते हो, ध्यान रखना है कि भैया देखो एसडीजी पर सरकार के प्रयास और प्रभाव सब दिखा देने हैं, लेकिन जहां जहां चुनौती हुई तो बताओ, और फिर आप सुधार उनका बता दो। चुनौती में आप बताओ कि एक तो चुनौती भैया एसडीजी 13 और 14 को लेकर के चुनौती है। मींस ये जो 13, 14 और क्लाइमेट संबंधी, चेंज संबंधी जो भी है हमारे 15, ठीक है, इन पर सरकार का जो आपका रवैया है वो थोड़ा सा ढुलमुल दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर सरकार उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रही है इन सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन को लेकर के, ठीक है, ये बता सकते हैं हम लोग चुनौती। फिर चुनौती बतानी है तो शहरी और ग्रामीण जो विभाजन है, इसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में आपका जो बुनियादी ढांचा है स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत डिफरेंस दिखाई देता है, क्लियर। तो देखो बुनियादी ढांचा वाला हो गया एसडीजी आपका, चाहे आपका स्वास्थ्य वाला हो ये या शिक्षा वाला हो, ये सब आपका बेहतर कार्य करता हुआ, प्रदर्शन करता हुआ, परफॉर्म करता हुआ कहां दिखाई दे रहा है, शहरी क्षेत्रों में। और ये जो शहरी ग्रामीण विभाजन है इसको दूर करना चाहिए। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर जो समस्याएं हैं इसको खत्म करने की आवश्यकता है, ठीक है। फिर जलवायु परिवर्तन देख ही लिया, यहाँ पर एसडीजी 13, 14 और 15 को बता देना है कि भैया यहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन है प्रभाव ये देखने को मिलता है। और लैंगिक असमानता, देखो भाई लैंगिक असमानता की बात की जाए तो पीरियाडिक जो लेबर फोर्स जो आपका रेट है
पीरियाडिक लेबर फोर्स रेट। इसका देखो, ये अगर भी आंकड़े आएंगे आगे सामने, यही ध्यान से सुन लो, इसमें भले ही 55% के आसपास हैं, ठीक है, 55% दिखाई देता है, लेकिन अगर महिलाओं की भागीदारी देखी जाए, और पीरियाडिक लेबर फोर्स होता है कि 15 से 59 वर्ग तक का आयु वर्ग का जो है व्यक्ति जो रोजगार करना, मतलब ये कितना यहाँ पर इस वर्ग का व्यक्ति कितना रोजगार में लगा हुआ है, ठीक है, तो 55% है ये हमारे पास। लेकिन अगर महिलाओं की देखा जाए, 100 में से मतलब ऐसा समझ लो 55 आदमी को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन अगर महिलाओं के स्तर पर देखा जाए तो मात्र 35% है। ठीक, क्लियर, ये अंतर समझ रहे हो? तो ये जो लैंगिक असमानता बनी हुई है, महिलाओं की कार्य बल में भागीदारी जो कम है, इसको डेटा के साथ समझ लिया हम लोगों ने। पीरियाडिक लेबर फोर्स जो रेट है, इसको डेटा के साथ समझो कि वैसे नेशनल मतलब राष्ट्रीय स्तर पर कितना है, जो आपका पीरियाडिक लेबर फोर्स रेट है राष्ट्रीय स्तर पर 55% के आसपास है, लेकिन वही महिलाओं के वुमेन के संदर्भ में ये आपका पीएलएफआर कितना है, मात्र 35% है। ठीक है, 100 में 55 वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर है रोजगार लोग, लेकिन अगर महिलाओं का अलग से आंकड़ा देखा जाए तो 35% ही है। क्लियर है, महिलाओं को रोजगार कम है, तो ये एक लैंगिक जो असमानता वाला है एसडीजी 5, यहाँ पर एक चैलेंज हमारे पास देखने को मिलता है। तो अगर वे फॉरवर्ड में यहाँ जाना है तो वे फॉरवर्ड बताना है कि देखो तकनीक का सहायता लेना है, तकनीक का लाभ उठा करके हम क्या कर सकते हैं, इसे दूर कर सकते हैं। जो आपके फंड की समस्या है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सहयोग, सार्वजनिक निजी सहयोग के माध्यम से जाना है। जो इनोवेशन है, स्थिरता है, इसको बढ़ावा देना चाहिए। जो डेटा, जो नीति निर्माण हो रहा है उसमें जो डेटा की कमी है, तो डेटा संचालित नीतियों का निर्माण करना चाहिए, जिसके लिए मजबूत और निष्पक्ष डेटा के माध्यम से नीति का निर्माण करना चाहिए। ये वे फॉरवर्ड की समस्या है। वे फॉरवर्ड जो है आपको समस्याओं के आधार पर ही आगे के सुधार बताने होते हैं। ठीक, अब जब कंक्लूड करना है, कंक्लूड में बताना है भाई कि देखो भारत ने गरीबी उन्मूलन हो, स्वच्छ ऊर्जा हो, डिजिटल परिवर्तन हो, इन क्षेत्रों में प्रगति प्राप्त कर ली है, लेकिन 2030 तक अपने जो एसडीजी लक्ष्य हैं इनको प्राप्त करने में योजनाओं को और तीव्रता से लागू करने की आवश्यकता है। और तीव्रता कहां दिखानी होगी? कुछ एसडीजी जैसे आपका 5 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, ये कुछ एसडीजी हैं, इन पे भी रिफॉर्म करते हुए प्रदर्शन को और प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, ओवरऑल पूरा अप्रोच बन गया, पूरा अप्रोच क्लियर हो गया। एसडीजी को लेकर के अगर प्रश्न आएगा, प्लानिंग को लेकर के आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो अगला टॉपिक किससे जुड़ा हुआ है, देखो इसी में ही अगला टॉपिक है हमारा गरीबी से, फिर बेरोजगारी से, फिर सामाजिक न्याय और समावेशी विकास से। खूब क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है, और समावेशी विकास से तो क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछा गया, बहुत आया है क्वेश्चन। तो अब एक भी क्वेश्चन चाहे गरीबी से आए, चाहे बेरोजगारी से आए, चाहे सोशल जस्टिस से आए, चाहे समावेशी विकास से आए, एक भी प्रश्न यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, देखो इस वीडियो में हम लोग ये टॉपिक सारे कंप्लीट कर लेंगे जो इकोनॉमी के एप्लीकेशन बेस्ड वाले हैं। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं, बहुत क्वेश्चन वहां से भी आता है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर इकोनॉमी वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से फिर क्वेश्चन आपसे रेंज से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। फिर देखो देखते हैं इसमें पार्ट कौन सा, सबसे पहले कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं, समावेशी विकास। अब देख लेना भैया, समावेशी विकास उठाकर देखना कि यहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, तब समझ में आएगा प्रीवियस ईयर का ट्रेंड, समावेशी विकास को लेकर क्या चुनौतियां हैं। हर साल समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं, दुनिया भर का मतलब भाषाएं बदल बदल के थीम यही है। थीम क्या है? समावेशी विकास। क्लियर? तो भाई समावेशी विकास, अब समावेशी विकास टॉपिक जब भी डील करना होगा तो पहले सबसे पहले तो इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। तो परिभाषा हमें कैसे करनी है, याद करो कि बताया था ना कि परिभाषा के स्तर पर अगर आप कॉन्सेप्चुअली अगर कोई परिभाषा को गठित कर पाते हो, जैसे इस शब्द को तोड़ा कि इंक्लूसिव ग्रोथ होता क्या है, समावेश मतलब सबका आवेश हो जाए जिस डेवलपमेंट के प्रोसेस में। एक तो ग्रोथ होती है जहां पर हम समृद्धि तो देखते हैं, लेकिन अगर सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए, समाज में जितने वर्ग हैं अगर सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ग्रोथ नहीं है तो वो समावेशी वृद्धि नहीं है। क्लियर है? और इस तरीके की इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हम लोगों ने सबसे पहले, याद हो अगर, 11वीं पंचवर्षीय योजना में की थी। ठीक है, अगर कोट करने को कभी आए तो ऐसे भी कोट कर देना कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले इसकी चर्चा की गई थी। अब भैया समावेशी विकास से तात्पर्य क्या है? तो एक ऐसा आर्थिक विकास जो व्यापक हो, टिकाऊ हो, मीन सस्टेनेबल हो, और साथ ही समाज के सभी वर्गों को इससे लाभ पहुंचे। मतलब ऐसा है, ध्यान रखो कि ऐसा आर्थिक विकास जो व्यापक होना चाहिए, मीन्स जिसके अंतर्गत केवल एक सीमित दायरे में लोग नहीं कवर होने चाहिए, व्यापक स्तर में लोग कवर होंगे तो व्यापक होगा उसका दायरा, टिकाऊ भी होगा, मीन सस्टेन करेगा लंबे समय के लिए, और समाज के जितने वर्ग हैं, वर्ग का मतलब समझा जाए तो अक्सर हमेशा देखा होगा विकास या वृद्धि के संदर्भ में जब भी छूटते हैं लोग तो वंचित वर्ग छूटता है। तो जब समाज के सभी वर्ग अर्थात वंचित वर्ग को भी लाभ पहुंचाया जाएगा तो वह जो विकास है वह आर्थिक विकास क्या कहलाएगा? वही आर्थिक विकास आपका समावेशी विकास कहलाता है। यह है कॉन्सेप्चुअल समझ। आप कॉन्सेप्चुअल समझ के साथ साथ आप अगर किसी भी संगठन के द्वारा दी गई परिभाषा को कोट करते हुए, जैसे आप लिख दो कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी ने क्या कहा है समावेशी विकास के बारे में, कि यह वह आर्थिक विकास है जो पूरे समाज में समान रूप से वितरित होता है और सभी के लिए अवसर पैदा करता है। क्लियर? बात वही है
जो कॉन्सेप्चुअली बात समझे हो, बात वही है, बस ओईसीडी ने जो परिभाषा दी है उसी परिभाषा को उठा करके सीधे क्या करना है, एग्जाम में कोट करते हुए लिख देना है, वो आपकी परिभाषा शानदार हो जाती है। ठीक है, वो एक इंट्रोडक्शन भी आपका दमदार हो जाता है, नंबर भी आपको अच्छे मिलते हैं। ठीक, अब समावेशी विकास के जब तत्व बताने हैं, एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, तो मालूम होगा ना कि सस्टेनेबल डेवलप सॉरी इंक्लूसिव ग्रोथ की जब बात की जा रही है तो इसका मतलब समाज के एक एक तबके को यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। तो सभी, आप समझिए, जब समाज का एक एक वर्ग शामिल किया जा रहा है तो जो क्षेत्र है वो भी सारे क्षेत्र शामिल हो रहे होंगे, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सभी क्षेत्र। और हमेशा छूटते कौन है, प्राथमिक और द्वितीयक। तो जो समावेशी तत्व है इसके प्रमुख तत्व में आपको पहले नंबर पे तो प्राथमिक क्षेत्र बताना है कि कृषि का विकास नजर आएगा। ठीक है, औद्योगिक विकास भी होगा। फिर इनमें समस्याएं क्या है, गरीबी की, तो गरीबी उन्मूलन होगा, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी की समस्या है तो रोजगार का सृजन होगा। क्लियर, समझना, देखो याद करना बिल्कुल कठिन नहीं, बस खाली ब्रेन को थोड़ा सा स्टॉर्मिंग करो ब्रेन की कि कैसे पॉइंट्स जनरेट करने, पॉइंट्स जनरेशन अगर आ गया तो सीधी सी बात है, जब समावेशी विकास की जाएगी तो हम उन क्षेत्रों की बात करेंगे ना जो क्षेत्र हमेशा विकास से पीछे छूटते हैं, मुख्य धारा से कटते हैं। तो बोले प्राथमिक क्षेत्र हमारा है तो कृषि विकास दिखाई देगा, औद्योगिक विकास दिखाई देगा, गरीबी है यहाँ पर, बेरोजगारी है, बोले गरीबी उन्मूलन दिखाई देगा, रोजगार का सृजन भी होगा। तो अब सीधी सी बात है, इससे सामाजिक क्षेत्र का विकास होगा और इनमें आय का समान वितरण होगा। ठीक है, अब जब आय का समान वितरण हो जाएगा, गरीब वर्ग मतलब शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की जो जो गैप है ये पटेगा। ठीक है, और प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र में जो वृद्धि नहीं दिख रही थी, आय नहीं दिख रही थी, वो असमानता दूर होगी। तो ओवरऑल जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं वो दूर हो जाएंगी। और याद रखना है, जब भी समावेशी तत्व लेना है आपको, समावेशी विकास की जब बात करनी है तो आपको एनवायरमेंट को कभी भी नहीं छोड़ना है, इस वाले आयाम को जरूर शामिल करना है कि पर्यावरण का संरक्षण यहाँ पर भी दिखाई देगा। ठीक है, समावेशी विकास का मतलब ये है कि जब हम पर्यावरण वाले आयाम को भी शामिल करते हुए विकास करें, वृद्धि करें। ठीक है, जब समृद्धि में आपका याद रखो सभी वर्ग शामिल हो जाएं और पर्यावरणीय दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जाए तो वही आपका जो वृद्धि है वो आपका विकास बन जाता है और विकास ही आपका समावेशी विकास हो जाता है। ठीक है, समझे, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब समझ गए क्या होता है, इसके तत्व कौन है प्रमुख, क्लियर हो गया। अब जैसे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, समावेशी विकास के संदर्भ में क्या चुनौतियां हैं, भारत के सामने क्या क्या चैलेंजेस मौजूद हैं, बताओ भाई। चैलेंज कितना आसान है, कैसे, सबसे पहले तो ऐतिहासिक भेदभाव बताओ कि ऐतिहासिक स्तर पर ही जो हाशिए पर लोग थे उनके साथ शिक्षा को लेकर हो, नौकरी यानी कि रोजगार को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हो, उनका एक्सेस ही नहीं था। मींस यहां तक बहुत सीमित वर्गों की ही पहुंच थी। तो पहली चुनौती तो इनके साथ ऐतिहासिक तौर पर ही भेदभाव होता रहा है। तो जो समावेशी विकास है उसकी पहली चुनौती क्या है कि जो आधारभूत जरूरतें थी इनकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब तक इनकी एक्सेस ही नहीं थी। ठीक, इनको योग्य ही नहीं समझा जाता था इसके। तो पहली चुनौती ये बताई। दूसरी बताई लैंगिक असमानता, क्योंकि अब समावेशी विकास की दूसरी चुनौती क्या है, बोले इंक्लूसिव क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि पुरुषों पर पैट्रियार्कल जो सोच है, जो हमारी पितृसत्तात्मक समाज है, इसके चलते महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ है, महिलाओं को शिक्षा और रोजगार की अपॉर्चुनिटी कम मिली है, तो इनको जो अवसर नहीं मिला है, जिससे असमानता, जो आर्थिक असमानता है, सीधी बात है, जब उनको बेहतर शिक्षा नहीं मिलेगी, उनके पास बेहतर रोजगार नहीं होगा तो आर्थिक रूप से भी क्या होगा, वो कमजोर नजर आएंगी। तो एक जो लैंगिक असमानता है ये दूसरी प्रमुख चुनौती है। समझ में आ रही है, क्लियर, एकदम समझ में आ रही है। बस दिमाग में याद ये रखना है कि इंक्लूसिव ग्रोथ में कौन कौन इंक्लूज नहीं किया गया है ना, इंक्लूसिवनेस में समावेश किन किन वर्गों का नहीं हुआ। पहला भैया जो ऐतिहासिक रूप से भेदभाव हुआ वो एक कारण दिखा, दूसरा बोले लैंगिक असमानता जो हमारे समाज में बनी हुई है वो है, तीसरा भैया सेक्टर पर आते हैं। अब तीसरा क्षेत्र क्या है, बोले तीसरा, एक तो हम प्राथमिक और द्वितीयक में बात करते हैं, पहले प्राथमिक पर देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में क्या है, बहुत अधिक अति निर्भरता है लोगों की, यहाँ जो भारी मात्रा में प्रचंड बेरोजगारी, शुरुआत में ही जो हम लोगों ने चुनौती समझ ली ना उससे क्लियर समझ में आ जाएगा कि देखो भैया यहाँ समावेश इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि कृषि पर निर्भरता बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो एक तो उत्पादकता भी कम हो जाती है इससे और प्रचंड बेरोजगारी की समस्या है, ये एक तीसरी चुनौती है। चौथी बोले जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है, मींस द्वितीय क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं कि जो संगठित, जो आपका औपचारिक क्षेत्र है, संगठित क्षेत्र है, ये बहुत कम है। ज्यादातर 80% जो श्रमिक है वो कहां लगा हुआ है, बोले असंगठित क्षेत्र में लगा हुआ है, अनौपचारिक क्षेत्र में लगा हुआ है। तो इस अनौपचारिक क्षेत्र में ना तो उन्हें आर्थिक रूप से कोई एक गारंटी मिलती है, ना उन्हें कोई सोशल गारंटी मिलती है, तो सामाजिक लाभ का भी अभाव रहता है, वेतन को लेकर भी बहुत असमानता रहती है, ना कोई सोशल सिक्योरिटी है, ना उन्हें कोई इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है, सरकार के पास जो रजिस्टर्ड आप समझिए मजदूर होंगे उनको सरकार भी कोई सुरक्षा दे सकती है और यहाँ पर उनके पास में कोई सामाजिक सुरक्षा भी नहीं रहती है। तो चौथी एक बहुत बड़ी ये चुनौती है। पांचवी बताना है क्षेत्रीय असमानता, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चुनौती है उसको भी आप शामिल कर सकते हो। ठीक है,
फिर वैश्वीकरण का जो असमान प्रभाव, देखो भाई जो हम लोग समावेशी इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं तो हमने देखा कि जो वृद्धि है, वृद्धि के पर तो हम तेजी से भागे, सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से बूम किया एकदम, आईटी सेक्टर बहुत तेजी से आगे भागा जब एलपीजी रिफॉर्म हुए। लेकिन चुनौती क्या आ गई, चुनौती हमारे यहाँ आ गई कि हमने प्राइमरी सेक्टर के बाद सीधे सेकेंडरी पर जाना चाहिए था, हम चले गए टर्सरी पर, सेवा क्षेत्र में चले गए। प्राइमरी क्षेत्र में जनसंख्या सबसे ज्यादा थी और सबसे ज्यादा ग्रो किसने किया, टर्सरी सेक्टर ने। तो सेकेंडरी सेक्टर जो हमारे पोटेंशियल लगता था, औद्योगिक क्षेत्र को ध्यान ही नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिला। बोले अब ये जब सेकेंडरी सेक्टर छूट गया तो अब जो गरीब थे, मतलब जो गरीब थे वो और गरीब हो गए, अमीर और अमीर हो गए। इसमें वैश्वीकरण का जो असमान प्रभाव है, इसमें आप ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट, वैश्विक असमानता रिपोर्ट को कोट कर दो, जिसमें बताओ टॉप 10% लोग ही हैं जो 50% राष्ट्रीय आय में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, पीछे समझा। या फिर वैश्विक संपत्ति जो रिपोर्ट है, ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट है, इसको कोट करो कि ऊपर के 1% लोग ही 40-50% जो वेल्थ है उसमें हिस्सेदारी रखते हैं। बताओ भाई, कुछ ही वर्ग है जो एकदम संपत्ति पर भी एकाधिकार रखता है और या नेशनल इनकम में सीधी सी बात है उसका ही कंट्रीब्यूशन ज्यादा दिखाई देता है। या फिर आप गिनी गुणांक को भी यहाँ कोट कर सकते हो कि इससे जो असमानता है वो बढ़ती चली जा रही है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। बेरोजगारी वृद्धि में हम लोगों ने देखा भैया कि बेरोजगारी दर भले ही कम हो रही है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर बेरोजगारी बढ़ रही है। अभी हम लोग देखेंगे कि युवा जो है, भले ही ओवरऑल तरीके से बेरोजगारी 5% के आसपास नजर आ रही है, लेकिन युवाओं में बेरोजगारी जो है 14% के आसपास है। बिल्कुल लेटेस्ट तरोताजा डेटा है, अभी इसमें दिया हुआ है आखिरी में। समझते चलो यहाँ पर कि बेरोजगारी को लेकर के एक चुनौती ये है हमारे सामने कि भले ही बेरोजगारी दर कम हो रही है, दिख रही है, लेकिन जो युवाओं में बेरोजगारी है उसकी समस्या ज्यादा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है तो क्या समस्या है हमारे पास, बोले सस्ता लेबर तो है, लेकिन युवाओं के पास में जो कौशल चाहिए उद्योगों को, ठीक है, जो कंपनीज आती हैं उनको जिस लेवल का, मतलब जो योग्यताएं चाहिए वो योग्यताएं हमारे युवाओं के पास है ही नहीं, और उसके पीछे हमारी शिक्षा व्यवस्था जिम्मेदार है। तो ये बहुत बड़ी चैलेंज है हमारे सामने कि जो बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। हम जनांकी लाभांश, कहा जाता है कि हम भैया जनांकी लाभांश की स्थिति में है सबसे ज्यादा हमारे यहाँ युवा है, लेकिन युवा अगर मान लीजिए स्किल नहीं होगा तो युवा वही जनांकी लाभांश हमारे लिए, जनांकी जो वरदान बन सकता था वो जनांकी अभिशाप बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ एकदम, वो हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा एक, ठीक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, इसके समावेशी जब विकास अगर कर लिया जाए, चुनौतियों से निपटान हो जाएगा, निपटारा कर लिया जाएगा, तो क्या क्या इसके प्रॉफिट हो सकते हैं, लाभ क्या हो सकते हैं। देखो सबसे पहला लाभ तो आपको बता देना है कि जो आपका आर्थिक स्थिरता है और जो सततता है, मींस जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ठीक, वित्तीय जिसको समावेशन बोलते हैं, तो वित्तीय समावेशन की स्थिति हो जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। फिर सामाजिक सामंजस्य, जो असमानता, गरीब और अमीर के बीच का जो सामंजस्य बिगड़ा हुआ है, ये सामाजिक सामंजस्य और स्टेबिलिटी स्थापित की जा सकती है समावेशी विकास के माध्यम से। तो आर्थिक आयाम पर सोचना है, सामाजिक आयाम पर सोचा आपने। फिर जो मानव पूंजी है, देखो भाई सभी के लिए शिक्षा, कौशल, उत्पादकता, नवाचार, इन सबके जो है अवसर बढ़ते हैं, तो इन सबके अवसर बढ़ेंगे तो ह्यूमन कैपिटल का विकास होगा, मानव जो है एक अपने आप में पूंजी के रूप में विकसित हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जो उपभोक्ता के अधिकार है या उपभोक्ता आधार है, इसका विस्तार होगा, क्योंकि जो औपचारिक अर्थव्यवस्था है ना, जब ये बढ़ेगी तो वस्तु और सेवाओं की मांग भी बढ़ जाती है। ठीक है, जब औपचारिक अर्थव्यवस्था में, मींस जो अभी अनौपचारिक में लगे हुए लोग हैं, तो ये जब औपचारिक अर्थव्यवस्था में आएंगे तो आपके गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ाते हैं। क्लियर, समझे, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इससे बनती है। ठीक है, तो ये सारे देखो समावेशी विकास के लाभ आपको बताने हैं। अब यहां आपको दिमाग में रखना होगा कि भैया ये समावेशी विकास को मजबूत करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव भारत में चलाए जा रहे हैं, कौन कौन सी पहल की गई हैं। तो समावेशी विकास का मतलब क्या है कि लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्र में, सामाजिक कल्याण में, रोजगार के संदर्भ में जो जो पहले सरकार के द्वारा की गई हैं वो सब क्या है, समावेशी विकास को, इंक्लूसिव ग्रोथ को मजबूत करने के लिए तो सारी पहल है। बोले हाँ भाई, तो बोले रोजगार के संदर्भ में सबसे ज्यादा रोजगार का पोटेंशियल, बोले हमारा जो कृषि क्षेत्र है या एमएसएमई क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर रोजगार का पोटेंशियल ज्यादा है। तो अब रोजगार के क्षेत्र में आप बताओ, एमएसएमई को समर्थन किया जा रहा है, मनरेगा का विस्तार किया जा रहा है। ठीक है, मनरेगा में नया अभी लेकर नाम परिवर्तन के साथ साथ 100 दिनों से बढ़ाकर के 120 दिन जो कर दिया गया है। ठीक है, ये सारे आपको सुधार बताने हैं। ठीक है, क्लियर है एकदम। तो रोजगार और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो समावेशी विकास के लिए इनिशिएटिव चालू किया गया वो बताओ। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी आई, नई शिक्षा नीति आई, तो शिक्षा और को व्यवसायीकरण के संदर्भ में कैसे आसान बनाया जाए, शिक्षित रोजगार जो शिक्षित युवा जो निकाले जाए, उन्हें कैसे योग्य बनाया जाए कि आगे जो योग्यता चाहिए होती है रोजगार के संदर्भ में, उस योग्यता के साथ उन्हें परिपूर्ण किया जाए। क्लियर। फिर डिजिटल लर्निंग का विस्तार करना है, तो अब रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, फिर वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में, मींस कैसे जो आपका बैंकिंग प्रणाली है लोगों को कैसे यहां से जोड़ा जाए, तो इसमें
जनधन को आधार मजबूत, जनधन जो है वो आधार मजबूत बनाता है। एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, माइक्रो फाइनेंसिंग मींस सूक्ष्म स्तर पर कई सूक्ष्म इकाइयां हैं जिनके माध्यम से ऋण मुहैया कराया जाता है। तो ये पहले हैं आपकी जो समावेशी विकास को बढ़ावा देती हैं। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे कृषि क्षेत्र में क्या है, सिंचाई में सुधार करो, कृषि प्रसंस्करण से जोड़ो, मींस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से आप जोड़ सकते हो किसानों को। तो ये कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कार्य है। सामाजिक कल्याण में बताओ भैया, अब स्वास्थ्य के संदर्भ में महिलाओं में जो मतलब जो लैंगिक असमानता है समाज में बड़ी फैली हुई है, उसको दूर करने के लिए आयुष्मान भारत पहल है। महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई जितनी योजनाएं हैं, जैसे ड्रोन दीदी यहाँ पर बता सकते हो आप, बहुत सारी स्कीम्स हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब आपकी जो भी कार्य हैं ये सब सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में जैसे नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के जो विस्तार है, जलवायु स्मार्ट कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, शासन को और नीतियों को सुलभ रूप से प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए नियमों का सरलीकरण, स्थानीय शासन को बढ़ावा, डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी जो पहल है ये दर्शाती हैं कि भारत में कैसे समावेशी विकास को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक, स्पष्ट हुआ, एकदम क्लियर हो गया। अब समावेशी विकास से अगर क्वेश्चन आएगा तो आराम से लिख लोगे, क्योंकि इसके चैलेंजेस, समावेशी विकास क्या है और इसके चैलेंजेस क्या है और फिर इसके साथ में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसके साथ ही आपका यह टॉपिक और इस टॉपिक पर पूरा अप्रोच आपका क्लियर हो जाता है। जो भी क्वेश्चन आएगा, भाषा कुछ भी रहे प्रश्न की, भाषा के साथ आपको थीम पकड़ में आ गई, थीम पर जो कंटेंट आपको पढ़ना है वो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं गरीबी। ठीक है, गरीबी पर आते हैं तो सब अपनी अपनी स्थिति को कोशिश करेंगे समझने की। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से टॉपिक, गरीबी और बेरोजगारी दोनों एकदम जुड़े हुए रिलेटेबल टॉपिक है, कतई समस्या नहीं आएगी समझने में। जैसे बात की जाएगी गरीबी को लेकर के, हाँ हाँ क्लियर हो जाएगा एकदम, कतई दिमाग में क्या होगा, क्योंकि ये खुद से चीजें रिलेट हो जाएंगी। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, गरीबी का अगर मान लीजिए ये टॉपिक आता है अपने पास, अब इस पर सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन के तौर पर बढ़िया डेफिनेशन होनी चाहिए अपने पास। तो अब डेफिनेशन विश्व बैंक ने अगर दी हुई है तो क्या ही हो, वैसे तो गरीबी क्या है, कोई अगर गरीबी पूछ दे क्या है तो बोले गरीबी क्या है, चलो आओ दिखाएं चल के, है ना, गरीबी क्या है। लेकिन ये नहीं, यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है तो बताना पड़ेगा भाई। विश्व बैंक कहता है कि गरीबी का अर्थ है खुशहाली में कमी, कम आय और आवश्यक बुनियादी सुविधाएं या बुनियादी जो वस्तुएं या सेवाएं होती हैं इसको प्राप्त करने में अगर असमर्थता है ना, कैपेबल नहीं है, तो वही आपका क्या कहलाती है, गरीबी कहलाती है। गरीबी का मतलब समझ रहे हो, पहला है कीवर्ड खुशहाली में कमी, ठीक, दूसरा है इनकम कम होगी, तीसरा है जो उसके लिए बेसिक नीड्स होती हैं, बेसिक जो गुड्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए, वो प्राप्त करने में असमर्थ होगा व्यक्ति, तो वही आपका गरीबी कहलाती है। एक तो ये गरीबी को डिफाइन कर दिया गया, इनकम बेस पर डिफाइन कर दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो यह परिभाषा दे सकते हो। दूसरा अगर ज्यादा समझना है थोड़ा, तो अमर्त्य सेन की परिभाषा, यहाँ पर अमर्त्य सेन का कहना था कि गरीबी जो है आय में कमी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा वो एग्री नहीं करते थे, वो कहते थे चलो किसी के पास भैया पैसा नहीं 100 रुपया, तो आपने 100 रुपया दे दिया, बोले चलो हम आपके अकाउंट में 100 रुपया डालते हैं, उससे क्या गरीबी खत्म हो जाएगी उसकी, नहीं होगी। तत्कालिक रूप से उसको 100 रुपए जरूरत थी, वो आपने दे दिए, प्रोवाइड कर दिए, महीना भर के लिए मान लो रुपए दे दिए, अगले महीने क्या करोगे, फिर पैसा देना पड़ेगा। इसलिए अच्छा था, अमर्त्य सेन का कहना था कि आप कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करो, क्षमता निर्माण का काम करो, उसको इतना कैपेबल बनाओ कि हर महीने वो 100 रुपए खुद कमा ले, समझे। तो अमर्त्य सेन का जो यहाँ पर लॉजिक है वो ज्यादा गरीबी के लिए संदर्भ में, कि गरीबी को परिभाषित कैसे करना है, उसका निवारण कैसे करना है, ठीक है, क्लियर, ज्यादा समझ में आएगा। तो उनका कहना था गरीबी है कि अगर उसके भीतर क्षमता नहीं है, क्षमता निर्माण नहीं कर पा रहा है तो वो वास्तव में गरीब है। अब वो आप क्षमता निर्माण पर कार्य करो, तब आप सही मायने में उसकी गरीबी दूर कर पाओगे। तो अमर्त्य सेन साहब का ये गरीबी पर जो डिबेट है वो क्लियर हो गई होगी। अब गरीबी का मापन कैसे किया गया, देखो भाई, शुरुआती दौर में गरीबी का मापन हुआ, वो इनकम प्रतिदिन, मतलब कितना वो ग्रामीण क्षेत्र में कमाता है, कितना शहरी क्षेत्र में कमाता है। एक तो अप्रोच ये रखा गया, गरीबी रेखा, मतलब आप अगर इतना रुपया कमा रहे हो, ठीक है, बोले आप अगर देखो 27 और 32 रुपया कमा रहे हो, शुरुआती दौर में ये हुआ कि अगर गांव में जैसे मान लो 27 रुपया कमा रहे हो, शहर में 32 कमा ले रहे हो, ठीक है। तेंदुलकर कमेटी, दो कमेटी बस नाम याद रखने हैं, एक तेंदुलकर कमेटी आई 2009 में और 2014 की रंगराजन, ऐसे तो बहुत है, अलग है, लकड़वाला है, पीटी के स्तर पर इसे क्रोनोलॉजी आती है, यहाँ पर बस खाली आपको मेंशन करना होता है। तो पहले एक अप्रोच अपनाया गया कि पहले देखा जाए आय के बेसिस पर कि ग्रामीण क्षेत्र में कितना कमाता है, शहरी क्षेत्र में कितना कमाता है। तो बोले ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में दो कमेटी आई, तेंदुलकर और रंगराजन। तो इन्होंने कहा कि अगर ग्रामीण में भैया 27 और 32 इस तरीके की अगर डेली वो इतना रुपया कमा ले रहा है तो गरीबी रेखा के क्या है, ऊपर है, ठीक है, एक दिन में अगर इतना पैसा कमा ले रहा है तो गरीबी रेखा से ऊपर है। दूसरा, रंगराजन साहब ने थोड़ा सा इसको और विस्तार कर दिया, बोले ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपया एक दिन में, शहरी क्षेत्र में 47 रुपया एक दिन में। ग्रामीण क्षेत्र में 32 और शहरी क्षेत्र में अगर 47 रुपया एक दिन में कमा ले रहा है तब वो भैया गरीब नहीं है, ठीक है। तो एक दिन में 32 कमाओ और गरीबी रेखा से बाहर आओ। तो ये इनके कुछ मानक थे, उन मानकों के बेस पर ऐसे इन्होंने दृष्टिकोण दिया गरीबी रेखा को मापने का, ठीक है।
तो ये अप्रोच था। अब इस अप्रोच को थोड़ा सा एक तरीके से समझ लो कि ज्यादा बेहतर नहीं पाया गया। क्यों नहीं पाया गया? क्योंकि यहाँ पर आप खुद समझिएगा कि 32 रुपया से अगर एक 33 रुपया कमाने वाला भी क्या होगा, बोले गांव में 33 रुपया कमाने वाला भी गरीब नहीं है, और 31 रुपया कमाने वाला क्या है, गरीब है। ठीक है, समझे? तो ये कंट्रोडिक्टरी जो थी यहाँ पर बातें थी, और ये कैलोरी के बेसिस पर जो आकलन किया गया था ये बहुत अधिक सटीक नहीं था। इसके माध्यम से आप बहुत हद तक सही मायने में गरीबों की पहचान नहीं कर पा रहे थे। क्लियर? तो फिर अप्रोच में थोड़ा बदलाव आगे किया जाएगा। आगे जो अप्रोच लाया जाएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक वाला। इसको देखो वैश्विक स्तर पर भी जो आपका मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जो आपका वैश्विक स्तर पर भी आका जाता है, ऐसे ही भारत में भी गरीबी बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो निकाला जाता है उसका दायित्व नीति आयोग के ऊपर होता है। ठीक है, तो नीति आयोग के द्वारा ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक लाया जाता है। इसमें 3 मानक बनाए गए। एक मानक है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, और तीसरा है उसका लाइवलीहुड, जीवन स्तर कैसा है, लाइफ स्टाइल कैसा है। तो स्वास्थ्य के स्तर पर क्या स्थिति है उसकी, शिक्षा के मामले में क्या स्थिति है, जीवन स्तर के मामले में उसकी क्या स्थिति है। 3 आधारों पर नीति आयोग के द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है, और यह बताता है कि भैया वो अगर यह बेसिक जो चीजें हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के मामले में अगर उसको ये बेसिक नीड्स मिल रही हैं, ठीक है, तो वह क्या है, तो वह गरीब नहीं है। वह मतलब वो आपका बहुआयामी रूप से गरीब नहीं है, और अगर नहीं है भैया तो बहुआयामी रूप से गरीब है। फिर इस हिसाब से परिभाषित किया गया है, और अभी रिपोर्ट आई है, अभी हम लोग देखेंगे कि नीति आयोग के इस सूचकांक के अनुसार, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार कितने लोग पिछले 9 वर्षों में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ध्यान रखना, एक क्यूरियोसिटी बनाते चलो, क्योंकि जब भी इस पर लिखने को आएगा, एक तरीका तो ये हो सकता है कि गरीबी विश्व बैंक के अनुसार गरीबी को परिभाषित कर दिया, दूसरा एक तरीका हो सकता है वैश्विक बहुआयामी गरीबी रेखा जो गरीबी सूचकांक है, इसकी रिपोर्ट आई है जो नीति आयोग के अनुसार, इस डेटा को बताते हुए भी आप भूमिका शुरू कर सकते हो, इंट्रोडक्शन अपना शुरू कर सकते हो। फिर भैया आ जाओ पीरियोडिक लेबर फोर्स जो आपका सर्वेक्षण है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। अब इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि रोजगार एवं आय के स्तर का आकलन के लिए यह जो है आपका सर्वेक्षण किया जाता है। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 55% के आसपास है जो आपका रोजगार में लगा हुआ है। ठीक है, और बोले इसमें भी महिलाएं कितनी हैं, बोले 35% है। तो हमने लैंगिक असमानता देखी थी, तो वहां पर देखा था कि जो पीरियोडिक लेबर फोर्स रेट है इसमें महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी बुरी नजर आती है। फिर सामाजिक आर्थिक जो जातिगत जनगणना है, कास्ट बेसिस पर सेंसस इसका डेटा, क्योंकि जो भी सामाजिक आर्थिक न्याय के संदर्भ में अगर कोई उपाय किए जाते हैं तो उसमें अगर जातिगत मींस अनुसूचित जाति जनजाति के संदर्भ में अगर आंकड़े ही नहीं होंगे हमारे पास, तो इनके लिए हम कैसे कोई नीतियां बनाएंगे। जब आंकड़े होंगे, हम डेटा इनकी कास्ट को लेकर के हमारे पास डेटा होगा, और फिर उस डेटा के अनुसार हम वहां पर नीति निर्माण कर सकते हैं। लेकिन ये कास्ट बेसिस सेंसस क्या हो सकता है, जातिगत राजनीति को भी बढ़ावा दे सकता है, तो इसका एक लूप होल है। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि गरीबी मापन में, तो गरीबी रेखा के मापन के संदर्भ में हम कौन कौन से प्रयास कर रहे हैं ये क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, मींस गरीबी के निवारण के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। उसमें सबसे पहला चैलेंज तो भारत के सामने क्या है, बोले भारी जनसंख्या। विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश, 145 करोड़ की जनसंख्या हो चुकी है, और खाली 145 करोड़ की जनसंख्या ही नहीं है, प्रति वर्ष विश्व बैंक कहता है कि प्रति वर्ष 0.9% की दर से ये बढ़ रही है, दनादन बढ़ने में जुटी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो खाली 145 करोड़ है नहीं, हम भाग भी रहे हैं अभी, 0.9% की दर से अभी तेजी से हमारी ग्रो हो रही है। तो ये जो जनसंख्या विस्फोट की समस्या है, इसके चलते होता क्या है, जो हमारी बेसिक नीड है, जैसे रोटी कपड़ा मकान बोला जाता है, ऐसे भोजन रोजगार आवास, इनकी कमी, क्योंकि संसाधनों पर तो दबाव बढ़ेगा, और संसाधनों पर जो दबाव होता है उसमें मार किसको झेलनी पड़ती है, गरीब को झेलनी पड़ती है। क्योंकि भैया संसाधन सीधी सी बात है, जब सीमित होंगे तो महंगे होंगे, और महंगे होंगे तो किसकी पहुंच से बाहर हो जाएंगे, गरीब की। तो ये पहला जो जनसंख्या विस्फोट है, इसकी मार अंततः गरीब को ही झेलनी पड़ती है, जिससे गरीबी और बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा है कृषि उत्पादकता कम है। देखो पहला तो जनसंख्या की बहुत बड़ी चुनौती है जो विस्फोटकता है। दूसरी समस्या है गरीबी की कि हमारी ज्यादातर जनसंख्या कहाँ निर्भर है, बोले एग्रीकल्चर पर। तो एग्रीकल्चर पर 45% हमारा वर्कफोर्स लगा हुआ है, जीडीपी में मात्र 17% है, और यूपी बिहार जैसे क्षेत्रों में आ जाओ तो हम ज्यादातर खंडित खेत, मतलब हमारे यहाँ पर ज्यादा देखोगे यूपी बिहार में सीमांत कृषक ज्यादा है। सीमांत कृषक मतलब ये समझो जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, बोले। और दूसरी बात है कुछ तो ऐसे हैं जो भूमिहीन कृषक हैं, तो भूमिहीन कृषक हैं, सीमांत कृषक हैं, इससे ये केवल आजीविका कृषि करते हैं, और उसमें भी हमारी कृषि पर इतनी जनसंख्या अति निर्भर है, प्रचंड बेरोजगारी बनी हुई है, उत्पादकता है नहीं, तो क्या है भाई, तो ये आपकी गरीबी को और जन्म देते हैं। ठीक है, दूसरा समझ में आया। तीसरा क्या है, बोले तीसरा है जो आपका अकुशल संसाधन उपयोग है, मींस अकुशल संसाधनों के उपयोग के चलते कृषि में भी आपकी छुपी हुई बेरोजगारी दिखाई देती है। आर्थिक वृद्धि, देखो भाई आर्थिक वृद्धि के तौर पर देखा जाए
तो एलपीजी सुधार के पहले जीडीपी वृद्धि कितनी थी? 3 से 4% थी। तो जीडीपी में वृद्धि जो हुई है वो बाद में हुई है, लेकिन यह वृद्धि भी आपको ध्यान रखना है, यह वृद्धि भी कैसी बोली जाती है? जॉबलेस ग्रोथ बोली जा रही है। जो आपकी ग्रोथ है ये रोजगार का सृजन अगर नहीं कर पा रही है तो ये ग्रोथ कैसी हो गई? जॉबलेस ग्रोथ हो गई। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। अब जब भैया जॉबलेस रहेंगे तो बेरोजगारी रहेगी, तो शहरी बेरोजगारी देख लो, चाहे युवाओं की बेरोजगारी जो 14% के आसपास है, वो देखो वैसे तो हमें क्या दिखाई देगा, आंकड़ों में दिखाई देता है कि 5% के आसपास ओवरऑल बेरोजगारी है, लेकिन वही चले जाओ भैया, शहरी बेरोजगारी दर 8% के आसपास है और जो आपकी वो युवा बेरोजगारी है वो 14% के आसपास है। तो ठीक है, तो सही बेरोजगारी के अंदर थोड़ा सा डिटेल से अध्ययन करने की कोशिश करोगे तो ये जो जॉबलेस ग्रोथ है, मींस ग्रोथ जो आपकी जॉबलेस बढ़ रही है, हम वृद्धि करते हुए बहुत तेज भागते हुए नजर आ रहे हैं, जीडीपी के मामले में हम 5 ट्रिलियन बन जाएंगे, लेकिन भैया इसके साथ हमारी जॉब का भी तो क्रिएशन होना चाहिए, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर सामाजिक कारक में आओ, तो सामाजिक कारक में मतलब समाज के वंचित वर्ग मींस दलित वर्ग या जो आपके जनजाति वर्ग हैं, इन दलित और जनजाति वर्ग में या फिर समाज में जो महिला वर्ग है, इनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, इनका जो एक्सेस है, ठीक है, इनका एक्सेस शिक्षा तक, स्वास्थ्य तक, ठीक है, इनकी बेसिक जो नीड्स हैं, रोजगार तक जो एक्सेस नहीं मिला हुआ है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। ठीक, फिर आते हैं औपनिवेशिक, ये तो पुरानी बात हो गई कि औपनिवेशिक काल में जो भारत है यहाँ पर औद्योगिकरण से वंचित रखा गया। क्यों वंचित रखा गया? क्योंकि हमारे पर देखो वैसे तो औद्योगिक विकास हो सकता था, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ रहा 200 साल औपनिवेशिक काल में यहाँ पर जो कच्चा माल था इससे ब्रिटेन के उद्योगों को फायदा पहुंचाया गया। यहाँ की जो नीतियों के चलते यहाँ का कपास कहाँ पहुंचता था? ब्रिटेन में कपास से कपड़ा बनता था और कपड़ा कहाँ आता था? यहाँ आता था। तो हमारे यहाँ जो हस्तशिल्प उद्योग थे वो बर्बाद हो गए। तो जो विऔद्योगिकरण के कारण हमारे यहाँ उद्योग आगे कई वर्षों तक उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए। ठीक है, क्लियर हुआ एकदम? तो ये गरीबी के प्रमुख कारण हैं। क्लियर हो रहे हैं गरीबी के कारण? गरीबी के कारण कहाँ खोजने? एक तो जनसंख्या में, एक कृषि क्षेत्र में, फिर द्वितीय क्षेत्र में खोजना है, फिर आपका द्वितीय क्षेत्र में ही मौजूद है आर्थिक वृद्धि कम क्यों है और बेरोजगारी मींस जॉबलेस ग्रोथ क्यों है, बेरोजगारी है, ये एक प्रमुख कारण है। फिर सामाजिक सोशियो का रीजन अगर खोजने जाएंगे तो उसमें वंचित वर्गों की देखेंगे एक्सेस। फिर उसके बाद एक औपनिवेशिक कारण भी खोज लेते हैं कि भाई ये गरीबी बनी क्यों है, उसके पीछे जिम्मेदार अंग्रेजों को भी ठहराना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो आगे भारत सरकार के देखेंगे प्रयास। भारत सरकार के प्रयास मतलब क्या है? गरीबी को दूर करने के संदर्भ में क्या क्या प्रयास करेगी? गरीब के पास क्या नहीं होगा? बोले गरीब के पास रहने का घर नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी बेहतर, ठीक है, वित्तीय समावेशन में मतलब उसकी हिस्सेदारी नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब स्किल नहीं होगा, यही सब तो नहीं होगा? बोले हाँ। तो इन्हीं सबके लिए जो सरकार प्रयास करेगी उससे गरीबी दूर होगी? बोले हाँ। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर रही है? शिक्षा के लिए क्या कर रही है? स्वास्थ्य के लिए क्या कर रही है? उन्हें भोजन मुहैया कराने के लिए क्या कर रही है? रहने के लिए क्या कर रही है? बस ये सारी स्कीम इन्हीं अप्रोच पर, इसी डायमेंशन पर सारी स्कीम सोच लो, एकदम देख लो भैया, गरीबी दूर हो जाएगी। ठीक है, एक गरीब पकड़ना है और देखना है उसके पास क्या क्या कमी है। क्लियर, समझ में आया? अब इसको ध्यान में रखना है कैसे? आप और कोट कर सकते हो अच्छे से। एक तो सरकार के ये प्रयास इस सारे डायमेंशन पर, सारे क्षेत्र को डिफाइन करते हुए आप एक एक उसके उदाहरण के साथ में ये सारी योजनाएं लिख दो। ठीक, एक तो तरीका ये है कि एक एक क्षेत्र को डिफाइन किया, उसके साथ एक एक योजनाएं पकड़ ली, एक एक दो भी अगर उदाहरण में जितनी याद आ रही है उनको आपने कोट कर दिया, तो सरकार के प्रयास तुरंत गरीबी उन्मूलन पर बता दिया आपने। दूसरा एक चीज और ध्यान रखना है कि गरीबी उन्मूलन को लेकर के एक हमारे पास 4 पिलर स्ट्रेटजी है, उसको बताओ। 4 पिलर स्ट्रेटजी में पहला कहा गया है, पहला पिलर है रोजगार का सृजन करो। भैया 4 पिलर स्ट्रेटजी जो डिफाइन की जाती है, बोली जाती है कि गरीबी का उन्मूलन आप इस 4 पिलर 4 स्तंभों पर कार्य करो तो गरीबी उन्मूलन होगा। ठीक, गरीबी को खत्म कर सकते हैं। पहला है रोजगार का सृजन करो। दूसरा भैया कृषि की उत्पादकता बढ़ाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या कृषि पर, तो कृषि की उत्पादकता बढ़ाइए तो अब रोजगार का सृजन हो जाएगा। और रोजगार का सृजन मात्र कृषि में नहीं, सेकेंडरी क्षेत्र में भी, ठीक, द्वितीय क्षेत्र में भी। तो रोजगार का सृजन कीजिए, कृषि उत्पादकता बढ़ाइए, मूल जो आवश्यकताएं हैं इन पर सार्वजनिक खर्च करो। ठीक है, सरकार को क्या करना चाहिए? मूल जो आवश्यकताएं हैं, बेसिक जो नीड्स होती हैं, जैसे गरीब कल्याण अन्न आय योजना, ठीक है, तो मूल आवश्यकताओं पर सार्वजनिक खर्च करना चाहिए सरकार को, और कर रही। वेलफेयर स्टेट का जो अवधारणा है। फिर जो मूल सेवाएं, इनका क्रियान्वयन इंप्लीमेंटेशन भी। अब सरकार कोई अगर मान लीजिएगा भैया सब्सिडी लेकर आती है, ठीक है, सब्सिडी दे रही है, चाहती है, किसानों को आवश्यक है, अब वहां पर अगर उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं सही होगा, बीच में ही बिचौलिए खा जाएंगे, तो बोले वहां से कभी भी आप इस गरीबी को दूर नहीं कर सकते हो। तो इन 4 पिलर को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। इन 4 पिलर 4 पिलर स्ट्रेटजी पर काम करो, गरीबी को उन्मूलित किया जा सकता है। अब सरकार क्या काम कर रही है, बस यहीं आ जाओ, एक एक करके समझ लेते हैं। देखो भाई, लोगों को घर देना है, किफायती आवास, बोले हाँ, तो पीएम आवास योजना। ठीक, लोगों को फूड सिक्योरिटी देनी है, बोले हाँ, तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, तो बोले आवास देने के संदर्भ में आवास योजना हमने देख लिया, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में। खाद्य सुरक्षा के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना देखी हमने। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आजीविका को संवर्धन के लिए तो दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक, जनधन योजना क्या है? बोले
फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, वित्तीय समावेशन के लिए, लोगों को बैंकिंग जैसी प्रणाली से जोड़ने के लिए आपकी पीएम जनधन योजना, धन अकाउंट खुलवाया सरकार ने, ठीक है। फिर जन आरोग्य मींस स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करानी है तो जन आरोग्य, आयुष्मान भारत है, ये सारी स्कीम्स यहाँ पर बता दो। वित्तीय सहायता, किसानों की वित्तीय सहायता करनी है तो इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि लाई सरकार, ठीक है, केसीसी जैसी पहल लाई गई है, ठीक है, ये सारी बताओ। फिर आपका उद्यमिता भी तो बढ़ाना है, जो सेकेंडरी सेक्टर है इसमें स्टार्टअप्स, स्टैंडअप्स, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सारी पहल है, इनको समर्थन दिया गया है। एग्रीकल्चर के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चालू की गई है, ठीक है। बाकी कृषि का विविधीकरण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना है। इस संदर्भ में जितना आप सोच सकते हो, देखो भाई एक अप्रोच हो गई, एक अप्रोच समझ में आ गई ना कि अब आपको जब सुधार बताने हैं, गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में प्रयास बताने हैं, तो कहां सोचना है, बोले गरीब, तुरंत दिमाग में क्या आया, एक गरीब आया, ठीक है, अपना एक कोई भी गरीब दोस्त समझ लेना है, ठीक है, कोई हो तो क्या है, बोले रहने के लिए रोता रहता है, बढ़िया शिक्षा नहीं मिली हमको, रोता रहता है, घर नहीं बढ़िया है, ठीक है, बोले बैंक में पैसा नहीं, पहले अकाउंट ही नहीं होता है कुछ का, तो अकाउंट भैया खुलवाना है उसका, उसमें फिर अकाउंट में पैसा डालना है, ठीक, अच्छा खाना उपलब्ध कराना है उसको, ठीक, और उसके घर में क्या होता है, भैया किसान है हमारे पास, तो किसान के लिए कुछ करना पड़ेगा। फिर इंडस्ट्री, बोले एक है, एक स्टार्टअप तो है हमारे पास, एक बोले योजनाएं रहती है दिमाग में, लेकिन कैसे उसको अप्लाई किया जाए उसके लिए, चलो ठीक है देखते हैं भाई है क्या कोई स्कीम, तो वो सोचनी है। तो बस इस अप्रोच के साथ में सोच लेना है, तो यही सरकार देख लेना, इन्हीं सबके साथ सारे प्रयास करती नजर आएगी। आप बता सकते हो गरीबी का उन्मूलन कैसे कर सकते हो, ठीक है। फिर जो आपको गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में, ये तो पूरा डिमांड पर हो गया हिट पूरा क्वेश्चन की क्या चैलेंजेस हैं, क्या यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं, क्या क्या कैसे सफलता मिल सकती है इस गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में अगर प्रयास किए जाएं। अब जब कंक्लूड करना है तो कंक्लूजन में आपको बता देना है कि भारत में जो गरीबी है सामाजिक और जो इसके ऐतिहासिक कारक रहे हैं, ठीक, उनसे प्रेरित है, और इनको विकास, इन मुद्दों को विकास के दायरे में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, रोजगार सृजन, कौशल विकास, सामाजिक सुधार, इनकी आवश्यकता है। या फिर आप यहां पर भी कंक्लूड करते हुए जो गवर्नमेंट की 4 पिलर स्ट्रेटजी है, ठीक है, या हमने जो 4 पिलर स्ट्रेटजी डिस्कस की है, इसको आप बता सकते हो कंक्लूजन में, उसको भी डाल सकते हो, और बढ़िया कीवर्ड है, अच्छा कीवर्ड है, इसके साथ आपका कंक्लूजन भी शानदार हो जाएगा, ठीक है। बस रट मारना, मल्टीपल रिवीजन मार लो यार, देखो जितना पढ़ रहे हो ना यहाँ पर, जितना हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, अब जो भी पहले पढ़ रखा हो, मान लो बहुत होंगे नहीं पढ़ पाए, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाए होंगे, ठीक है, बहुत डर एकदम भय रहता है कि इस टॉपिक में क्या पढ़ा जाए, तो अभी भी इतना है कि कितनी बार 5-6 बार रिवीजन कर लो इसको, 4-5 बार 2x के लूप पे लगा करके बढ़िया से वीडियो देख डालो, देख लो भाई, एक एक टॉपिक पर हम लोगों ने बिल्कुल उसी पर स्टक रहते हुए, जैसे क्वेश्चन पूछे गए उसी पर हम लोगों ने अप्रोच पर इधर उधर भटके ही नहीं है। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी कंक्लूड करना है तो क्या लिखना है, बस इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कई बार करो। गरीबी वाला आएगा तो हम समझ गए भैया गरीबी पर या तो हम लिखेंगे नीति आयोग के अनुसार जो आपका बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार जो आंकड़े आए हैं, डेटा आए, अभी हम समझेंगे, या तो उसको लिख देंगे, या फिर भैया विश्व बैंक ने जो परिभाषा दी उसको लिख देंगे। फिर इसके जब गरीबी के कारण जब जाएंगे तो गरीबी एक एक करके कारण एक एक सेक्टर पकड़ेंगे, और उसके साथ जो भारी जनसंख्या है, ये सब जैसे हम लोगों ने समझा वो सब लिखेंगे, कारण कारण के साथ हम अंग्रेजों को भी नहीं छोड़ेंगे, ये जिम्मेदारी एक हद तक ये भी है, उनको बताएंगे। फिर उसके बाद में जब समाधान बताने जाएंगे, समाधान में एक एक क्षेत्र को पकड़ेंगे, और अंततः कंक्लूड में 4 पिलर स्ट्रेटजी को ध्यान में रखेंगे, और 4 पिलर स्ट्रेटजी को कोट करते हुए, अंडरलाइन करते हुए अपना आंसर कंप्लीट कर देंगे। बताओ कठिन है लिखना, नहीं है ना, बेकार में इतना डरते रहते हो यार कि कैसे लिखा जाएगा, आसान है ना लिखना। अब देखो अगर मान लीजिए विशेष साइकिल ऑफ गरीबी पूछ लिया गया, तो आपकी विश्व साइकिल ऑफ गरीबी में प्रोफेसर आप समझिए नरक्षे थे। अब प्रोफेसर नरक्षे के बारे में नहीं जानना है, खाली सुन लो। देखो प्रोफेसर नरक्षे साहब हुए, इनकी एक पुस्तक थी प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल जो फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो भैया कैपिटल फॉर्मेशन की जो समस्याएं हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में क्यों आ रही हैं, इस पुस्तक में इन्होंने जो विशियस साइकिल का कॉन्सेप्ट है, गरीबी का दुष्चक्र, मींस जो गरीब है वो गरीबी के ही दुष्चक्र में कैसे फंसा हुआ है, एक उस साइकिल में ही कैसा फंसा हुआ है, इन्होंने इस पुस्तक में पहली बार इसकी चर्चा की थी। इनका कहना था एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, ठीक है, देखो बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, इसको लिख भी सकते हो। एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, बोले क्योंकि वह गरीब है, और गरीब होने के कारण जो उसकी बेसिक नीड्स होती हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पूरी नहीं कर पाता है, तो फिर वो गरीब हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे वो गरीब बने हुआ है, उसके गरीब रहने का कारण ही उसका गरीब होना है, ठीक, यही उसकी विश्व साइकिल होती है, ठीक, क्लियर एकदम। तो अब देखो एक ऐसा चक्र जिसमें आर्थिक, सामाजिक, संस्थागत बाधाओं के कारण गरीबी पीढ़ियां तक बनी रहती हैं। एक वो सुने होंगे एक डायलॉग कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी बाप दादे गरीब थे, उनके दादे भी गरीब थे, उनके बाबा भी गरीब थे, तो बोले हम बहुत खानदानी गरीब हैं, पुश्तैनी गरीब हैं। तो वही गरीबी की विश्व साइकिल है, ठीक है, यही गरीबी का दुष्चक्र है, जहां पर मूलभूत आवश्यकताओं तक इनकी पहुंच बहुत सीमित होती है इन लोगों की, ठीक है, क्लियर एकदम हो गया। अब इसमें जो दुष्चक्र देखा जाता है तो 2 बेसिस पर देखो साइकिल बनती है, एक सप्लाई साइड से बनती है डिमांड, मींस देखो अगर डिमांड वहां पर कम होगी तब भी इनकम कम होगी क्योंकि बचत कम होगी,
ठीक है, तो बचत कम होगी तो सीधी सी बात है इनकम कम होगी, बचत जब कम होगी तो इन्वेस्ट कम होगा, इन्वेस्ट कम होगा तो फिर से वही गरीब बना रहेगा। ऐसे ही जब सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम में भी वही साइकिल बनेगी पूरी। क्लियर? तो अब दोनों में ही साइकिल जब वही बनती है, तो इसमें पूरा दुष्चक्र काम कैसे करता है? जब कम आय होगी तो कम बचत होगी, कम बचत होगी तो शिक्षा और कौशल विकास भी कम दिखाई देगा, खराब स्वास्थ्य और कुपोषण में, ठीक है, ऋण और निवेश तक भी पहुंच उनकी सुनिश्चित नहीं होगी, जिससे रोजगार नहीं होगा, मजदूरी कम होगी, सामाजिक जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ेगा और अंततः फिर इससे आय कम रहेगी, बचत कम होगी। तो ये साइकिल जो है ना पूरी ऐसे ही चलती रहती है। तो गरीबी का दुष्चक्र ये बना हुआ है, इसको सुधारा कैसे जाए? देखो सुधारने में क्या है, सबसे पहला काम कहां पर करना है? बोले शिक्षण और कौशल प्रशिक्षण पर करना पड़ेगा। अमर्त्य सेन साहब की बात याद रखनी है, कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम करो, नहीं तो गरीबी के दुश्मन को 100-200 रुपया दे दोगे तो गरीबी रेखा से, इस दुष्चक्र से बाहर नहीं निकाल पाओगे आप। क्यों बना हुआ है? क्योंकि हमें काम कहां पर करना है? शिक्षण और कौशल प्रशिक्षण पर करना है। इसके लिए भारत सरकार का जैसे कौशल भारत मिशन है, स्किल इंडिया मिशन है, इन योजनाओं पर कार्य करो। माइक्रो फाइनेंसिंग और ऋण पहुंच सुनिश्चित करो। देखो शुरुआती दौर में कुछ सीमित अगर उनको मदद देनी पड़ रही है तो दो, लेकिन उस ऋण का कैसे उन्हें प्रयोग करना है, इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग कार्य करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई इनको योजना, कोई स्टार्टअप डालना है, अब स्टार्टअप के लिए आपको शुरुआती दौर में माइक्रो फाइनेंसिंग और ऋण उपलब्ध कराना पड़ेगा। आप मुद्रा योजना है या अन्य कई माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम्स है, इनको लागू करो। ठीक, इनके माध्यम से क्या वहां पे इंफ्रा डेवलप करो, इंफ्रा डेवलप करो, इंफ्रा डेवलप करके आप क्या कर सकते हो, उन्हें कम से कम वो स्टार्टअप में शुरुआती मदद दे दी आपने, अब वो खुद से इंप्लॉयमेंट जनरेट करने लगेंगे। ठीक है, फिर जो कल्याणकारी कार्यक्रम है, जैसे भैया गरीबी को दूर करने के लिए एक शानदार है, जिसमें हर साल आप जो है रोजगार दे रहे हो 120 दिनों का। कौन सी स्कीम है? मनरेगा, बहुत सफल स्कीम है। ग्रामीण परिवारों को एक गारंटी मिल जाती है रोजगार की। ठीक है, तो बोले जो कल्याणकारी कार्यक्रम है उसमें उदाहरण आप मनरेगा का बता सकते हो। तो ये कार्यक्रमों के माध्यम से भी आप जो विश्व साइकिल है इससे बाहर निकाल सकते हो। फिर स्वास्थ्य और देखभाल के संदर्भ में तो आउट ऑफ पॉकेट बजट जो होता है, अब बोले इनकम इतनी कम होती है, अगर वही मान लीजिए कभी ना कभी खुदा ना खास्ता बीमार हो ही जाते हैं, है ना, अब बीमारी में ही अगर पूरा पैसा लग जाएगा उस व्यक्ति का, गरीब व्यक्ति का, तो भैया कहां से वो अपनी और जरूरतों को कैसे पूरा कर पाएगा? तो इसलिए सरकार यहाँ पर स्वास्थ्य और देखभाल के संदर्भ में या पोषण के संदर्भ में, जैसे मिड डे मील है, भोजन की सुविधा करा दी। ठीक है, स्वास्थ्य के संदर्भ में फ्री इलाज दे दिया, 5 लाख रुपए प्रति परिवार तक को गारंटी दी आयुष्मान भारत से। तो बोले इसके माध्यम से भी क्या कर सकती है सरकार, उन्हें गरीबी की इस विश्व साइकिल से बाहर निकाल सकती, तभी वह प्रयोग जो करेगा, जो उसकी इनकम होगी उसका सही डायरेक्शन में प्रयोग कर सकेगा। क्लियर? यहाँ याद रखना है, गरीबी का दुष्चक्र तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? आर्थिक सुधार, सामाजिक न्याय और नीतिगत समर्थन, इन तीनों की आवश्यकता है आपको। ठीक अब आते हैं बेरोजगारी वाला टॉपिक। देखो भाई, बेरोजगारी के मामले में पहले जब आपको डेफिनेशन लिखनी है तो बताना है कि जहां कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करता है, रोजगार नहीं मिलता है। देखो एक तो वर्ग होता है वर्किंग होता है, एक नॉन वर्किंग होता है, लेकिन नॉन वर्किंग में भी वह लोग जो रोजगार के सक्षम है, मतलब जो आपका एम्प्लॉयमेंट के लिए सक्षम तो है कम से कम रोजगार पाने के लिए, और तब भी उनको रोजगार ना मिले तो वो कहलाती बेरोजगारी। ठीक, इसमें डेटा होना चाहिए अपने पास। डेटा ये है वर्तमान 2026 का कि बेरोजगारी दर 4.9% है, इसमें युवाओं की बेरोजगारी दर आपकी 14.8% है, हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बेरोजगारी के संदर्भ में जब भी आएगा लिखने के लिए तो ये डेटा रहना चाहिए अपने पास। फिर आपका लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन रेट है ये 55% है, बोले 100 में से 55 है जो जिनको आपका कार्यशील जनसंख्या में लगे हुए हैं, है ना, जिनको रोजगार मिला हुआ है। लेकिन याद रखना है इसमें महिलाओं का जो LFPR है वो 35% है। तो ये आपका आंकड़ा ये आपका बताता है भैया 65% क्या है, बेरोजगार ही है महिलाएं। ठीक, क्लियर एकदम। तो LFPR का आंकड़ा आप महिलाओं के संदर्भ में याद रखो, बेरोजगारी दर का आंकड़ा याद रखो, जिसमें युवाओं की बेरोजगारी दर है वो बहुत अधिक है। ठीक, क्लियर एकदम। अब बेरोजगारी के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, मान लीजिए भैया प्रकारों पर क्वेश्चन आया तो यहाँ कैसे बताओगे? एक तो बेरोजगारी होती है जो आपकी चक्रीय बेरोजगारी होती है। ये क्या होती है समझ लो एक बार। साइक्लिक क्या होती है, चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? चक्रीय बेरोजगारी बाजार आधारित बेरोजगारी होती है। मींस बाजार में अगर डिमांड है तो प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट भी होगा, लोगों को आराम से वस्तु भी मिलेगी। और बाजार में अगर डिमांड खत्म हो गई, मींस जो पूंजीवादी देश होते हैं, पूंजीवादी देशों में कौन सी बेरोजगारी, बोले अगर बाजार आधारित बेरोजगारी है, मींस डिमांड अगर खत्म हो गई, तो वहां पर कौन सी बेरोजगारी देखने को मिलेगी? चक्रीय बेरोजगारी। क्लियर? तो ये चक्रीय बेरोजगारी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ एकदम कि किसको बोलते हैं? बोले हाँ भैया समझ गए। दूसरी है संरचनात्मक बेरोजगारी, जो स्ट्रक्चरल, हाँ स्ट्रक्चरल जो बेरोजगारी है, ये कहां पर? बोले ये दिखाई देती है डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्री में। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर समस्या किसकी है? हमारे यहाँ पर दो ही तो प्रमुख समस्या रहती है, कहीं चुनौती अगर देखनी होती है कौन सी? पहली समस्या रहती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, दूसरी फंड की। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौती है ना, मींस हमारे स्ट्रक्चर की, इंफ्रा के स्ट्रक्चर की जो चुनौती है, वो जब आपकी चुनौती किसी भी देश में रहेगी तो उसके चलते आपकी नौकरी, आपकी कुशलता, इन सभी का अभाव, मतलब जो आपका इंफ्रा है, अगर स्किल्ड इंफ्रा नहीं होगा, सीधी तकनीक नहीं होगी हमारे पास, बेहतर कुशल तकनीक नहीं होगी, तो हमारे यहाँ कौशल नहीं दिखाई देगा, हमारे यहाँ नौकरी जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता नहीं दिखाई देगा,
ठीक है, तो ये आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। मींस संरचना की कमी के चलते जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वो आपकी स्ट्रक्चरल बेरोजगारी होती है। और ये कहां समस्या, बोले इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौती क्या कभी विकसित राष्ट्रों में हो सकती है? बहुत कम चांस ना, अगर नहीं होती भाई, उनका इंफ्रा बहुत शानदार होता है। तो ये जो संरचनात्मक बेरोजगारी कहां पर रहेगी, ये अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री में, हम भारत जैसे देशों में ये समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी। तीसरी एक प्रकार होता है छिपी बेरोजगारी। ये क्या होती है भाई? छिपी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिसगाइज्ड जिसको बोलते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बेसिकली जैसे एक कोई काम है, मान लो घास छीलने जाना है, ठीक है। अब भैया घास छीलने जाना है, खेत है 1 बीघा का, 1 बीघा खेत है, 5 आदमी हैं, लग के घास छीली जा सकती है। लेकिन घर में है 11 आदमी, ठीक है। अब 11 में से निकल लिए 9 आदमी, बोले 4 आदमी खाली बैठे हैं, बोले जहां जरूरत थी 5 आदमी घास छीलने की, अब घास छीलने 9 आदमी बैठ के, तो 4 क्या है, 4 बोले प्रच्छन्न बेरोजगार है ये, ठीक है। इनके पास कोई काम नहीं है, तो बेचारे कोई काम नहीं तो क्या करेंगे, चलो फिर इनकी मदद करा दी जाए। जो काम 5 आदमियों की मदद से हो सकता था, वहां 9 आदमी लगा हुआ है, ठीक है। पानी लगाने के लिए जहां 2 आदमी चाहिए, वहां लगे हैं 4 आदमी पानी लगा रहे हैं, बतिया रहे हैं, पानी लगा रहे हैं। तो ये जो है कृषि क्षेत्र में ये प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट खूब देखने को मिलता है। ठीक, क्लियर। तीसरी बेरोजगारी का प्रकार क्लियर हुआ। चौथा है भैया जो घर्षणात्मक अस्थायी बेरोजगारी। देखो ये जो घर्षणात्मक होती है या अस्थायी बेरोजगारी होती है, ये वास्तव में कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। क्यों नहीं चुनौती है? क्योंकि जैसे एक आदमी है, मान लो जोमेटो से स्विगी पे ट्रांसफर करना चाहता है, जोमेटो में उसको 5,000 रुपया मिल रहा था और वहां पर उसको 6,000, तो कुछ समय के लिए तो वहां पर जोमेटो छोड़ेगा ना, वो तो छोड़ेगा, तो बीच में कुछ समय के लिए तो बेरोजगार रहेगा। तो ये आपका जो अस्थायी बेरोजगारी होती है, मीन्स वो स्थायी रूप से बेरोजगार नहीं है। कुछ समय के लिए मान लो नौकरी में ट्रांसफर लेते हैं, कोई है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को छोड़ करके मान लीजिए कहीं पर काम करता है वो, ठीक, प्रमोशन के लिए वहां 50,000 सैलरी थी, कहीं दूसरी जगह गया था 70,000 सैलरी है, तो कुछ समय के लिए छोड़ेगा। तो वो क्या है, अपने एक तरीके से प्रमोशन वगैरह के लिए या किसी अन्य उद्देश्य अगर नौकरी से स्विच करता है, तो वो जो समय बीच में जो बेरोजगार रहता है उसको अस्थायी या घर्षणात्मक बेरोजगार कहते हैं। ये बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं बेरोजगारी होती है। ये 3 जो है अन्य प्रकार, ये क्लियर हो गए होंगे। तो अब बेरोजगारी के अगर प्रकार आपसे पूछे जाएंगे तो कतई भैया समस्या नहीं होनी चाहिए लिखने के लिए, आराम से लिख दो। बेरोजगारी के कारण क्या है भारत में? वही कारण, पहला कारण तो वही है भैया, जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। जनसंख्या जो वृद्धि है ये हमेशा चैलेंज एक रहेगा भारत के। तो यहाँ परिवार नियोजन, जब सुधार बताना है तो परिवार नियोजन के विकल्प उपाय बताने यहाँ क्या करने चाहिए सरकार को, ठीक है। अब कृषि, कृषि में भैया क्या है, देखो कृषि के क्षेत्र में जो इसमें मौसमी प्रकृति या प्रचंड बेरोजगारी जो बनी हुई है, इसके चलते जो है आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं, या फिर आपकी बेरोजगारी दिखाई देती है, जो प्रचंड बेरोजगारी यहाँ पर है दिखती है। आर्थिक विकास की धीमी प्रगति, देखो भाई कृषि क्षेत्र में हमने देखा, एक तो जनसंख्या कहाँ लगी है, सबसे ज्यादा कृषि पर, तो वहां पर प्रचंड बेरोजगारी है। दूसरी भैया जो हमारा आर्थिक विकास है, मीन्स जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, एक तो ये पोटेंशियल बहुत है लेकिन यहाँ इंफ्रा की कमी है। संरचनात्मक बेरोजगारी के चलते जो भी आपके अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री है, एक तो यहाँ आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रहा है, दूसरा जो इसका पोटेंशियल है उसका दोहन नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते यहाँ बेरोजगारी बनी हुई है। फिर आप जातिगत भेदभाव भी बता सकते हो, मीन्स नौकरियां जो होती है कभी कभी सामाजिक पृष्ठभूमि को देखकर भी दी जाती हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी जातिगत भेदभाव है, क्षेत्रीय भेदभाव है, ये भी आपका बेरोजगारी को पैदा करता है। उभरते उद्योग और उसमें कौशल अंतराल, हमने देखा ना, स्किल मिसमैच जो होता है, स्किल मिसमैच मतलब जो स्किल चाहिए किसको, उद्योगों को, वो स्किल जो है नहीं मिल पा रहा है। सीधी सी बात है, तकनीक, नई तकनीक पर आधारित उद्योग विकसित हो रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए उन्हें बेहतर से बेहतर स्किल चाहिए होता है, और हम अपने यहाँ पर जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें उतना स्किल नहीं कर पा रहे हैं। इसमें सरकार के जो बहुत सारे स्किल्ड मिशन है उनको यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा सुझाव के स्तर पर। फिर औपनिवेशिक क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं हमने देखा, सॉरी जो अनौपचारिक क्षेत्र में, मीन्स इन्हें हम ऑर्गेनाइज करें, असंगठित क्षेत्र जो है इनको संगठित में बदले, तभी हम वेतन के स्तर पर उन्हें गारंटी दे सकते हैं और सामाजिक सुरक्षा दे सकते हैं। दोषपूर्ण जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, ठीक है, ये आपकी रीढ़ है, मीन्स जो बेरोजगारी है उसमें हमारे केंद्र में क्या है, रीढ़ में तो शिक्षा व्यवस्था ही है ना हमारी। अगर बेहतर शिक्षा व्यवस्था रहेगी तो अब बेहतर शिक्षा व्यवस्था से हम मूल्य आधारित शिक्षा के साथ साथ क्या कर सकते हैं, व्यवसाय के आधारित, व्यवसाय योग्य शिक्षित कर सकते हैं ना लोगों को। तो जैसे व्यवसाय में डिमांड रहेगी वैसा हम उन्हें शिक्षित कर सकते हैं। इस पे जब भी आपको समाधान बताना है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बता दो। साथ ही साथ यहाँ कुछ स्कीम्स हैं जिनको आप बता सकते हो जब आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है उस संदर्भ में, जैसे स्किल इंडिया, चूंकि कौशल की कमी है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम जैसे इनिशिएटिव लाया गया, इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लाया गया, इसके माध्यम से प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है। ये सारे देखो वही हैं जहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो।
न्यू लेबर कोड्स लाए गए हैं, इनको आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मनरेगा है, मनरेगा की समीक्षा होती है, इसका विस्तार हो रहा है, इसका नाम भी बदला गया जिसके माध्यम से और इसको विस्तारित किया गया, क्योंकि ये आपका रोजगार सृजन करने में एक बहुत बेहतरीन पहल है, बहुत बेहतरीन योजना है। मुद्रा स्कीम है, मुद्रा स्कीम के माध्यम से क्या है, आप सूक्ष्म वित्तीय जो है माइक्रो फाइनेंसिंग की जा रही है इसके माध्यम से। पीएम गति शक्ति जो हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल आपकी बेरोजगारी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर सभी विभागों में समन्वय स्थापित करते हुए अगर विकसित किया जा रहा है तो उसके लिए एक गति शक्ति मॉडल जो है ये एक शानदार मॉडल है हमारे यहाँ, इसको बताना है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोग्राम है सरकार के, इनको कोट करो और इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, जो बेरोजगारी है इसको समाप्त किया जा सकता है, ठीक। तो गरीबी और बेरोजगारी दोनों खत्म हो गई। अब देखते हैं भारत में रोजगार पर वैश्वीकरण का प्रभाव, जैसे ये टॉपिक दिया हुआ है, अगर ये आ गया वैश्वीकरण का इंपैक्ट बताइए किस पर, रोजगार पर। तो अब देखो, जब 1991 पे हम लोगों ने देखा कि जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, तो ये एलपीजी रिफॉर्म्स जब होते हैं तो इनका भैया रोजगार पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा और कहां पर नकारात्मक। तो रोजगार में सबसे पहला सकारात्मक प्रभाव तो आईटी क्षेत्र, सर्विस सेक्टर पर पड़ता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में आपका आईटी क्षेत्र में क्या होता है, बूम, जॉब का क्रिएशन धुआंधार तरीके से होता है। तो सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव तो इस सर्विस सेक्टर पर ही, तृतीय क्षेत्र पर ही देखने को मिलता है। फिर विनिर्माण क्षेत्र में और एफडीआई का तेजी से प्रवाह होगा, क्योंकि भारत में बाहर से पैसा, क्योंकि भारत की बाजार को ओपन कर दिया गया, जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए इसके पश्चात भारत की बाजार को ओपन कर दिया गया, तो एफडीआई जो है उसका प्रवाह तेजी से भारत की ओर हुआ, ठीक है। दूसरा ये सकारात्मक बदलाव। तीसरा भैया अब यहाँ पर गिग इकोनॉमी समझ रहे हो ना, जैसे हम लोग फ्रीलांसर वाला जो काम होता है वो आपका एक गिग इकोनॉमी का ही प्रमुख प्रकार है। तो गिग इकोनॉमी होगा, स्टार्टअप कल्चर हो गया, इसका उदय होगा। जो स्किल डेवलपमेंट है या कार्यबल है, ये सब आपका विकसित होगा और इसी में आपका एआई, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग पेशेवर, इनकी डिमांड आपकी बढ़ेगी। ये इसके सकारात्मक पहलू थे वैश्वीकरण के, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन के ये सकारात्मक पहलू आपके रोजगार के क्षेत्र में नजर आए, कहां-कहां रोजगार कैसे बढ़ा है। नकारात्मक क्या था, नकारात्मक में हमें समझ आता है कि जो ग्रामीण और शहरी विभाजन है ये और बढ़ गया, ठीक है। ग्रामीण और शहरी, चूंकि जितना पैसा आया, मान लीजिए एफडीआई से पैसा आया तो क्या गांव में लगाया गया, इन्वेस्ट हुआ, नहीं हुआ, कहां हुआ, बोले जहां प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कहां होगा, बोले शहरी क्षेत्र में। तो शहरी क्षेत्र में जो पैसा कम मिलता था वो पैसा और बढ़ने लगा, ठीक है। तो ये डेवलप और हो गया, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का जो विभाजन है और बढ़ गया, गांव और पिछड़ते चले गए, शहर और विकसित होते चले गए, ठीक, क्लियर एकदम। वेतन की जो असमानता है और नौकरी का सुरक्षा है, ठीक, ये बढ़ गई, क्योंकि गिग इकोनॉमी है। गिग इकोनॉमी में क्या होता है, जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक, उन्हें वो सारे भत्ते, वो सुरक्षा नहीं प्राप्त होती है गिग इकोनॉमी के अंतर्गत, और ये कुछ उसके लूप होल है, ना तो कोई सोशल सिक्योरिटी रहती है। जो आपकी समृद्धि भी है वो जॉबलेस ग्रोथ दिखाई देगी, जॉबलेस ग्रोथ दिखाई देती है। और साथ ही हम लोगों ने देखा इसमें ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट, जैसे चाहो यहाँ पर कोट करो, चाहे ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस की उसको कोट करो और बताओ कि जो असमानता है वो और बढ़ती चली गई। एआई आधारित है जैसे ग्राहक सेवा, ठीक है। एआई आधारित जो ग्राहक सेवा हुई उसने लोगों का रोजगार छीनना शुरू कर दिया। हम लोग देखते हैं ना कि एआई ने क्या किया है, लोगों का रोजगार खत्म कर दिया। बहुत जगह रेलवे पर ही देखा होगा, जहां टिकट काटते रहते थे कौन, लोग बैठते थे, तो वहां पर मशीन लग गई है। मशीन लगने से जो 3-4 लोगों को वहां एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ था वो तो खत्म हो गया ना। तो ये भी इसका देखना एक लूप होल है, ठीक है। ये इसके माध्यम से क्या हुआ है, इसके माध्यम से ये वैश्वीकरण के पश्चात लोगों का एम्प्लॉयमेंट छीना भी है इसने, ये इसके नकारात्मक पक्ष हैं। अब सरकारी प्रयासों में बताना है तो पहला तो कौशल भारत मिशन, लोगों को स्किल करो, ठीक है। वहां से जैसे प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है कि एआई आने से लोगों को रोजगार छीना नहीं है, बल्कि लोगों को और कौशल किया है, कुशल किया है, ठीक है, स्किल बनाया है, स्किल रोजगार का सृजन भी किया है। और उसके लिए जरूरी है कि मानव को कुशल बनाना, तो उसमें कौशल विकास, स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप, स्टैंड अप इन इंडिया, सॉरी इन जो मिशन है, ये सारे इनिशिएटिव को बढ़ावा देना होगा, तभी आप उद्यमशीलता को, इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सकते हो। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, प्रोडक्शन जो लिंक्ड इंसेंटिव है इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है, तभी आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियों को बढ़ावा दे सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं भारत में सोशल जस्टिस के बारे में। देखो सामाजिक न्याय क्या होता है, सामाजिक न्याय तो समझ ही रहे हो। सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में वह वर्ग, मींस वंचित वर्ग, जो हाशिए पर रहा है वर्ग, अगर उसके लिए भी समझिए आप जो भी योजना लेकर आ रहे हो, ठीक है, जो भी आप प्रयास कर रहे हो, अगर उसे भी लाभ सुनिश्चित हो जाता है, उसके लिए भी लाभ सुनिश्चित कर देते हो, उसके लिए सम्मान की बात करते हो, समानता की बात करते हो, अधिकारों की बात करते हो, तो वह सही मायने में आपका सामाजिक न्याय कहलाता है, ठीक, क्लियर, स्पष्ट हुआ। सामाजिक न्याय कब स्थापित होगा, जब सभी नागरिकों को, विशेषकर कौन सा, बोले एससी वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, एलजीबीटीक्यू, या जैसे जो हाशिए पर पड़े हुए समूह हैं, इनके लिए इक्वालिटी, सम्मान, अधिकार, यह सुनिश्चित किया जाए, तो वही आपका कहलाता है क्या,
सामाजिक न्याय। सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सोशल जस्टिस के समक्ष, सामाजिक न्याय के समक्ष मुद्दे क्या है बताओ भैया। इन सारे वर्गों के साथ क्या चुनौती है? पहली चुनौती, इन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसमें जो दलित वर्ग है, जैसे पिछड़े वर्ग हैं, इन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से इनका बहिष्कार किया जाता है। पहली समस्या क्लियर है एकदम। सामाजिक न्याय स्थापित किसके प्रति करना है? बोले उनको चुनौतियां कौन कौन सी हैं। दूसरा भैया, इसमें महिलाएं थी ना, बोले हाँ, तो लैंगिक असमानता है, बोले इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। ठीक है, चाहे वेतन हो, चाहे आपका राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो, चाहे हिंसा हो, इन सभी स्तरों पर क्या है, इन सभी स्तरों पर इनको सामना करना पड़ता है इन चुनौतियों का। ठीक है, क्लियर हो गया एकदम। आगे बढ़े। आगे अब देखते हैं धार्मिक और जातिगत भेदभाव। देखो, धार्मिक और जातिगत भेदभाव के स्तर पर आपको समझना होगा कि जो आपको घृणा और सांप्रदायिक तनाव है, इससे अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक ज्यादा प्रभावित होते हैं। देखो भाई, जो धार्मिक और जातिगत भेदभाव है, इससे समाज में घृणा बढ़ रही है, सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है और ज्यादातर अल्पसंख्यक वर्ग प्रभावित हो रहा है। इससे सामाजिक जो सौहार्द है वो बिगड़ रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है सोशल जस्टिस के समक्ष। न्याय तक सभी की एक्सेस नहीं है। क्लियर, तो ये सामाजिक न्याय के सामने चुनौती मुद्दे हैं हमारे। सरकार क्या कर रही है? सरकार देखो, जो पहले शुरुआती दौर में अपॉर्चुनिटी वाली बात है, उसके लिए आरक्षण प्रणाली, ये सकारात्मक तरीके से देखने की जरूरत है। इसमें शिक्षा, नौकरी और समानता स्थापित करने के संदर्भ में कार्य किए जा रहे हैं। फिर SC/ST एक्ट जो लाया गया, इससे जो दलित वर्ग है या अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग है, जो हाशिए पर पड़ा हुआ समुदाय है, इसको भेदभाव से बचाया जा सके, इस संदर्भ में इन्हें वैधानिक सुरक्षा दी जा रही है। ठीक है, सरकार ने आरक्षण प्रणाली की, जिसके माध्यम से इन्हें रोजगार का सृजन किया, रोजगार की सुविधा दी। दूसरा, इनको वैधानिक सुरक्षा दी, SC/ST एक्ट के बारे में बताओ। फिर सामाजिक न्याय, यानी कि जो सामाजिक सुरक्षा देनी है, लैंगिक असमानता, इसको दूर करने के संदर्भ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं आपको बतानी है, जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस की। इससे लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी थी, इसके अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में कुछ 2019 में प्रयास किए गए हैं। ठीक है, ट्रांसजेंडर अधिकारों का संरक्षण वर्ष 2019 में, यह सरकार के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को स्थापित करने के लिए। अब जैसे अगर पूछा जाए, गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय, तीनों को समझ लिया। सामाजिक न्याय क्या होता है, गरीबी क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है, तीनों क्लियर। अब बेरोजगारी से ही देखो, इनमें अंतर संबंध कैसे, तीनों इंटर रिलेटेड कैसे एक दूसरे से। पहले समझो, अगर बेरोजगार है व्यक्ति, तो बेरोजगार है तो सीधी सी बात है गरीब होगा, है ना। अगर बेरोजगारी है तो गरीबी तो छुपी हुई है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि हाँ, वो अलग चीज है, सिल्वर स्पून चाइल्ड की बात नहीं हो रही है। यहाँ एक जनरल एस्पेक्ट में बात हम लोग कर रहे हैं कि अगर बेरोजगारी है तो बेरोजगारी में क्या होता है, बोले गरीबी, बेरोजगारी से ही गरीबी को जन्म देता है और गरीबी से ही क्या है, सोशल इनइक्वालिटी का जन्म होता है। ठीक है, सामाजिक असमानता। क्लियर। और देखो, दूसरा समझते हैं, अगर जातिगत भेदभाव है, लैंगिक भेदभाव है, तो क्या होगा, नौकरी के अवसर सीमित रहेंगे और इससे भी क्या होगा, गरीबी को जन्म दिया जाएगा। तो यहाँ आपका सामाजिक न्याय वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि देखो भाई, एक तो बेरोजगारी से कैसे आप सामाजिक असमानता की ओर बढ़ते हैं, बेरोजगारी से क्या होगा, गरीबी का जन्म होगा और गरीबी से क्या होगा, सामाजिक असमानता। ठीक है, सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट नहीं स्थापित हो पाएगा। तीनों का अंतर संबंध क्लियर हुआ। एक है जाति और लैंगिक भेदभाव, तो जातिगत और लैंगिक भेदभाव जब होगा, मींस सोशल जस्टिस नहीं है वहां पर, तो उससे नौकरी के अवसर सीमित, मींस बेरोजगारी। ठीक है, उससे गरीबी। देखो भैया, यहां से पहुंचे यहां से पहुंचे यहां, तीनों इंटरलिंक कर रहे हैं एक दूसरे से। तीसरा बताओ भैया, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच जब होगी, तब भी लोग क्या होगा, गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमने देखा ना, गरीबी की जो विश्व साइकिल है, उसमें जो उनकी बेसिक नीड, शिक्षा और स्वास्थ्य तक उनकी पहुंच नहीं होती है, उससे क्या होता है, वो उस गरीबी की साइकिल में फंसे ही रहते हैं। ठीक है, तो इनका समाधान जब खोजना है, तो इसमें उन्हें जो शिक्षा है, नौकरी उन्मुख, इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो प्लान किया गया है, उसके तहत उन्हें शिक्षित करने की आवश्यकता है। जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उनको बढ़ावा दो, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। अब इसमें कैसे, इसमें माइक्रो फाइनेंसिंग की जा सकती है, जहां जहां एम्प्लॉयमेंट, से ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा है, इन सब के माध्यम से क्या कर सकते हैं, रोजगार का सृजन कर सकते हैं। सामाजिक कल्याण के संदर्भ में जो आपके सोशल वेलफेयर या लोक कल्याण को लेकर के स्कीम्स लाई जा रही हैं, उनको मजबूती से लागू करने की आवश्यकता है, उन कार्यक्रमों को मजबूती से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। ठीक है, फिर सामाजिक न्याय के लिए कानूनी सुधार। देखो, बहुत सारे वैधानिक अधिकार, जैसे SC/ST एक्ट देखा, बहुत सारे संरक्षण कानून है, ट्रांसजेंडर को लेकर के संरक्षण लाया गया, ठीक, कानून लाया गया। तो ये कैसे, ये सारे कानूनी सुधार हैं जिससे इन्हें वैधानिक गारंटी भी दी जा सकती है। तो इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं हम लोग, गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय के बीच में जो इंटरलिंकिंग बनी हुई है, इसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है, अब कुछ डेटा देख लेते हैं करंट का एकदम। जैसे वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि नीति आयोग के तहत यह आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लाया गया, क्योंकि गरीबी की पहले मानक जो थी उसको बदला गया। तेंदुलकर और रंगराजन जैसी समितियों ने जो बोला कि ऐसे गरीब हैं, इसके नीचे वाले गरीब, इसके ऊपर वाले गरीब नहीं है, तो उसको चेंज करते हुए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लाया गया, जिसमें कहा गया भैया देखो, शिक्षा, स्वास्थ्य और लाइफस्टाइल, तीन आधार बनाए जाएंगे, तीन मानक के बेस पर देखा जाएगा। अगर आप इनको, इनके अंतर्गत आओगे भाई, इनको नहीं, अगर आपको गरीब, आपको शिक्षा, स्वास्थ्य और ये नहीं मिल रहा है, बढ़िया लाइफस्टाइल, लाइवलीहुड नहीं मिल रहा है, तभी आप गरीब माने जाओगे। ठीक है, तो इस संदर्भ में आंकड़े क्या कहते हैं, इसमें जो नई रिपोर्ट आई है, अभी डेटा पाया गया
कि 2022-23 तक का देखो आंकड़ा आया है, पिछले 9 सालों में पाया गया कि 25 करोड़ लोग, और 25 करोड़ तो लगभग में याद रखना है, वैसे अगर कुछ लोग हैं कतई हमको वही बताओ, तो 24.82 करोड़ लोग, ठीक है, पिछले 9 सालों में 24.82 करोड़ लोग कहां बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। तुरंत यहाँ पर पीठ थपथपानी है, गरीबी पर क्वेश्चन आता है तो ये आंकड़े यूज करने हैं। हेड काउंट रेशियो बोले, मतलब हेड काउंट मोटा मोटा होता है, हेड काउंट कर लिए कितने लोग गरीब हैं, तो 11.28% अभी हैं जो गरीब हैं, ठीक है। एक्सट्रीम पॉवर्टी जिसको कहते हैं कि चरम गरीब है, एकदम मतलब निहायती स्तर का गरीब है, निहायती स्तर का गरीब वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया हुआ है, और नीति आयोग मानता है कि अगर वह व्यक्ति पर डे $2.15, कितना, $2.15, ठीक है, समझ लेना भैया, $1 कितने रुपया में है उस हिसाब से निकाल लेना, क्लियर। तो विश्व बैंक कहता है अगर कोई व्यक्ति $2.15 भी नहीं कमा पा रहा है एक दिन का, तो वह चरम गरीब है, ठीक है। अब मान लो 100 रुपया में है, तो 200 रुपया अगर एक दिन में नहीं कमा पा रहा है तो आदमी चरम गरीब के अंतर्गत आता है, मतलब महीना का कितना बनाएगा, 6,000 रुपया, ठीक है। तो बोले चरम गरीबी कितनी है, 5.3% है। भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी की स्थिति कितनी है, 5.3%। हेड काउंट पॉवर्टी कितनी है, 11.28, और भारत में पिछले 9 सालों में 24.82% क्या हुए, गरीबी रेखा से बाहर आए लोग, ठीक है। अब एक और है कि केरल को आधिकारिक तौर पर पहला अत्यधिक गरीबी, मतलब एक्सट्रीम, हम लोगों ने देखो करंट में भी पढ़ा था ये ने, कि कौन, केरल जो है पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अपने आप को एक्सट्रीम पॉवर्टी से मुक्त घोषित कर दिया है, चरम गरीबी से मुक्त घोषित करने वाला राज्य कौन है, केरल। बोलते हैं ना कि इंट्रोडक्शन के तौर पर करंट का डेटा नहीं मिल रहा है, बताओ भाई, इतना बढ़िया करंट का डेटा है अपने पास, इसको यूज करो, है ना। पढ़ा तो करंट में है लेकिन इसको यूज तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कुछ कारक, जैसे भारत सरकार की जो सैचुरेशन पॉलिसी है, इसमें सुधार के लिए कुछ आप बताओ कि प्रयास जो किए जा रहे हैं गरीबी को उन्मूलित करने के लिए या बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, ये सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए, उसमें स्वच्छ भारत, ये स्कीम्स जरूर डालनी है वहां पर, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला योजना, जल जीवन सौभाग्य और जनधन योजना, क्योंकि ये स्कीम्स बहुत सफल रही हैं, जिसमें स्वास्थ्य जो 3 मानक है ना, स्वास्थ्य, शिक्षा और या फिर आपका जीवन स्तर, इसमें पर्यावरण का जो भी आप समझ लो, पर्यावरणीय संरक्षण, तो इनमें आपका समझो इन इन सभी आयामों पर ये सारी स्कीम्स जो हैं इन्होंने शानदार कार्य किया है, क्लियर। अब देखो भारत में अब बताना है कि गरीबी पैसों की कमी नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण का अभाव है। अब भारत की जो अगली चुनौती है ना, वो जलवायु अनुकूलन, मींस कैसे क्लाइमेट को अडॉप्ट करते हुए हम जो है आगे ग्रोथ करें, ये एक अगली चुनौती है हमारे पास में, ठीक। तो विकास को कैसे समावेशी विकास बनाया जाए, तो ये हो गया क्लियर अपना सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय पर गरीबी और बेरोजगारी से जोड़ते हुए कैसे टॉपिक को करना है, डील करना है, वो क्लियर हो गया होगा। अब कुछ देखो निष्कर्ष के तौर पर समझ लेते हैं कि अगर सोशल जस्टिस पर लिखने को आता है, गरीबी, बेरोजगारी और सोशल जस्टिस से इंटरलिंक करते हुए लिखने के लिए आता है, तो कुछ इंट्रोडक्शन के तौर पर इतना कुछ हम लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। बहुत सारे डेटा है, आंकड़े हैं, हम यूज कर सकते हैं। तो सामाजिक न्याय पर गांधीवादी विचार जो थे उनको बहुत बढ़िया से आप कंक्लूड कर सकते हो। कंक्लूड कैसे करना है, गांधी जी का क्या मानना था, बोले सामाजिक न्याय सही मायने में क्या है, कोई भी आप स्कीम ला रहे हो जब तक अंतिम व्यक्ति का उदय ना हो, मींस जो उनका कॉन्सेप्ट था अंत्योदय का, ठीक है, बोले अंत्योदय का कॉन्सेप्ट, अंतिम व्यक्ति का जब तक उदय ना हो तब तक आप सामाजिक सिद्धांत या सामाजिक न्याय को स्थापित नहीं कर सकते हो, तब तक सामाजिक न्याय अधूरा ही माना जाएगा। तो कहते थे ना कि समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान नहीं होगा तब तक सामाजिक न्याय क्या है, अधूरा है। तो गांधी जी के जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत था, अंत्योदय के सिद्धांत, जो उनकी अंत्योदय स्कीम थी ना, जो अंत्योदय का सिद्धांत था, उससे आप कंक्लूड कर सकते हो सामाजिक न्याय पर कोई भी उत्तर आता है। दूसरा भैया सामाजिक समावेशी विकास आधारित, मींस ये बता सकते हो कि जो समावेशी विकास होता है इसमें सामाजिक न्याय के बिना आप समावेशी इंक्लूसिव ग्रोथ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जरूरी क्या है कि सभी वर्गों को शामिल किया जाए, और सभी वर्ग शामिल होंगे तो सीधी सी बात है वहां पर सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट स्थापित हो जाएगा, ठीक है। तो सामाजिक न्याय को समावेशी विकास के साथ जोड़ करके आप कंक्लूड कर सकते हो। तीसरा भैया एसडीजी के बेस पर देखो, एसडीजी के बेस पर कैसे आप बता सकते हो कि सामाजिक न्याय को अगर मजबूत करना है तो सतत विकास लक्ष्य जो हम लोगों ने निर्धारित किए हैं इनको पूरा करना ही पड़ेगा। अब इनको पूरा करने के संदर्भ में जो नीतियां बनाई जाएंगी उनका निर्माण और उनका क्रियान्वयन, जब तक आप उस दिशा में बेहतर कार्य नहीं करोगे तब तक आप सामाजिक न्याय को सुदृढ़ नहीं कर पाओगे। तो सामाजिक न्याय को मजबूत करना है तो एसडीजी पर कार्य करना पड़ेगा, सामाजिक न्याय को मजबूत करना है तो समावेशी विकास के बिना संभव नहीं है, या फिर गांधी जी का सामाजिक न्याय वाला, जो आपके पास जो मजा आए, आपको जो आसान रहे उसके आधार पर आप अपना आंसर कंक्लूड करना। जब भी सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस पर कोई भी टॉपिक आए, गरीबी, बेरोजगारी, इस पर कोई क्वेश्चन आए लिखने के लिए, तो मल्टीपल तरीके बता दिए हैं जिसके माध्यम से आप अपना आंसर जो है कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और टॉपिक है इसी में ही, देखो बजट निर्माण प्रक्रिया। वैसे तो देखो जो लेटेस्ट वाला बजट है उसमें कुछ डेटा वगैरह पढ़ लेना है, लेकिन जो क्वेश्चन आया उसको समझो। क्वेश्चन आया उसमें बहुत आंकड़े नहीं पता होंगे ना, बहुत आंकड़े नहीं पता होंगे, मार आंकड़ों के पीछे भागते हो तब भी ये क्वेश्चन हो जाता है। क्यों, क्वेश्चन क्या था,
क्वेश्चन ये था कि बजट निर्माण की प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए और गैर योजनागत और योजनागत व्यय बताइए क्या होता है, ठीक है। अब गैर योजनागत योजनागत व्यय में अगर आपको मान लीजिए आंकड़े एक दो पता है तो लिख दिए, ठीक है, नहीं भी पता है तब भी आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। कैसे? जब आप शुरुआत करो तो इंट्रोडक्शन के तौर पर तो बहुत बेसिक नीड, बेसिक जानकारी जो होती है बता सकते हो कि 112 है जिसमें सीधे बजट की चर्चा नहीं लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण है ना, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट की तो बात की गई है ना। आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट के रूप में जो परिभाषित किया गया है वही आपका बजट है। बोले हाँ, तो बजट निर्माण की प्रक्रिया को समझाना होगा तो एक क्रोनोलॉजी समझो, है ना, जो क्रोनोलॉजी समझ रहे हो ना, तो मोटा भाई ने जो कहा था ना कि क्रोनोलॉजी समझिए, ऐसे बजट निर्माण की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको पूरी क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। समझे? तो सबसे पहले देखो, अगर इस प्रश्न को डील करना होता कि बजट निर्माण की प्रक्रिया समझानी तो कैसे डील करते हैं, पहले बताते हैं कि बजट एक सर्कुलर आता है। सर्कुलर क्या होता है? बजट सर्कुलर जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मींस जो आपका आर्थिक जो विभाग है, आर्थिक मामलों का जो आपका विभाग है, तो आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा एक बजट सर्कुलर जारी किया जाता है और सभी मंत्रालयों से, सभी मंत्रालयों के विभागों से बोला जाता है कि आप अपनी आय और व्यय का जो अनुमान है वो बताइए, ठीक है। पहले हमको बताइए भाई, वित्त मंत्रालय में ही ध्यान रखो, एक आपका फाइनेंस मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है। ये सारे अन्य मंत्रालयों के डिपार्टमेंट से कहता है कि तो बताओ भैया, पहला प्रोसेस यही है, बजट सर्कुलर जारी करेगा, कहेगा बताओ भैया अपना अनुमान कितना कितना पैसा चाहिए, तो ये फिर सारे मिनिस्ट्री, दूसरा अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, दूसरे नंबर पर ये सारे मिनिस्ट्री अपना अनुमान जमा करते हैं, कहते हैं देखो मालिक, ये मालिक हैं, ठीक है, जो आपके वित्त मंत्रालय साहब हैं मालिक हैं ये, तो अब इनके पास डिपार्टमेंट के पास ये सारे जो है अपना अनुमान जमा भेज देंगे, सभी मिनिस्ट्री भेज देती हैं कि मालिक इतना इतना पैसा चाहिए। अब बोले मालिक जो है बोलेंगे सुनो अच्छा, जितने स्टेक होल्डर हैं, जितने मान लीजिए इससे जुड़े हुए जितने हितधारक हैं, सभी हितधारक को बुलाएंगे, बैठेंगे, बोले रुको अभी बजट की बात नहीं, पूर्व बजट जो उसको बोलते हैं परामर्श, तो बजट से पहले बैठकर सब परामर्श करेंगे आपस में कि तुमको इतना चाहिए भाई, क्यों चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता है क्या, ये वो नहीं हो रहा है। जैसे घर पर मान लो भैया पापा लोग पूछते हैं कितना पैसा चाहिए, बोले 10,000, तो पापा बैठ के पहले इधर आओ, पैसा देने से पहले क्या होता है, इधर आओ, पहले आओ बैठ के बात करते हैं, 10,000 काहे के लिए चाहिए, है ना, ये सब, तो ये सब होता है तीसरा स्टेप, पूर्व बजट परामर्श। फिर चौथे स्टेप पर बताना है कि उसकी समीक्षा होगी, फिर उसके बाद में सबने अपना अपना बताया कि भैया इतना चाहिए, देख लो इतना जरूरत है, ये स्कीम है, ये यहाँ योजना, ये वो दुनिया भर का, हम देखो ये योजना लागू करने जा रहे हैं, इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत चालू करेंगे, तो इसके लिए इतना पैसा चाहिए होगा, बोले ठीक है, फिर उसकी समीक्षा होगी और अंतिम रूप दिया जाएगा जब, तो सुना होगा कि उसके पहले वित्त मंत्री जी क्या है, सबको हलवा खिलाती है, तो हलवा समारोह होता है, ठीक, ये भी अनौपचारिक रूप से सारा कार्य हो रहा है, बजट निर्माण की प्रक्रिया की अनौपचारिक प्रोसेस है। अब इसके बाद में संसद में 1 फरवरी को, जैसी कि अभी प्रक्रिया चलती है, 1 फरवरी को संसद में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है, तो 1 फरवरी को ये संसद में जब प्रस्तुत कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर भैया क्या होगा, संसदीय प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे ही संसद ने प्रस्तुत किया, अब संसदीय प्रक्रिया में एक एक करके काम शुरू होता है कि पहले भैया इसकी मांग, फिर समितियों को जाता है, फिर यहाँ पर वोट होता है, फिर वोट होने के बाद उधर जाता है, ठीक है, लोकसभा, फिर अंततः जब राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, और राष्ट्रपति के साइन के पहले पढ़ा होगा ना कि एक तो एप्रोप्रिएशन बिल आता है, विनियोग विधेयक आता है, फिर वित्त विधेयक, वित्त जो विधेयक है आता है, इसके बाद पैसा निकलता है ना, परमिशन तभी मिलती है ना, फिर राष्ट्रपति के अंततः साइन होते हैं। तो ये पूरी संसदीय प्रक्रिया से जब वो पारित हो जाता है, तभी वहां माना जाता है कि बजट भैया क्या हो चुका है, पास हो चुका है, ठीक है। और बजट में होता क्या है, भविष्य में 1 साल के लिए जो खर्च किया जाएगा, वो खर्च जो है यहाँ पर अनुमानित होता है कि इतना खर्च दिया जाएगा, इतना पैसा दिया जाएगा। क्लियर? तो बजट निर्माण की जो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस आसान है ना, एकदम बिल्कुल आसान है, देसी भाषा में एकदम समझे हम लोग। अब यही में जो दिया हुआ था योजनागत और गैर योजनागत व्यय, इसको बस समझ लो, अगर समझ लिया तो आसानी से लिख लोगे। देखो योजनागत व्यय, पहले देखो जब योजना आयोग हुआ करता था, तो तब ये ज्यादा अच्छे से की टर्म डिफाइन हो जाते थे कि भाई योजनागत व्यय वो है जो योजनाओं के माध्यम से खर्च, गैर योजनागत व्यय वो है खर्च तो होगा बजट में वो खर्च होता है, लेकिन किसी प्लानिंग किसी स्कीम के तहत नहीं खर्च होता है, ऐसे समझना है, समझो। जैसे यहाँ पर गैर योजनागत में क्या था, वेतन भत्ते, ठीक है, ये सब जो फीस वगैरह, मान लीजिए ये सब जो खर्च हो रहा है, क्या कोई इसके लिए कोई योजनागत व्यय है, कोई प्लान के नहीं ना, वो तो खर्चा है ही ना उसके ऊपर। बोले हाँ, और योजनागत बोले बहुत सारी स्कीम्स, मान ली महिलाओं को लेकर के, ठीक है, पुरुषों वृद्धों को लेकर के कोई स्कीम लाई गई, ठीक, कोई योजना लाई गई, तो उस योजना में जो खर्च होगा, मान लीजिए भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लाई गई स्कीम गति शक्ति के तहत, अब इस पर मान लीजिए 111 करोड़ लाख करोड़ खर्च करना है, तो ये क्या है, योजनागत व्यय है। क्लियर? तो बजट में ये योजनागत व्यय खर्च हुआ, और गैर योजनागत भैया सबका न्यायाधीशों का वेतन देना है, सारे मंत्रियों का वेतन देना है, ये गैर योजनागत व्यय है। तो पहले ये योजनागत और ये गैर योजनागत के रूप में जाना जाता था। आज के समय जब यहाँ से योजना आयोग खत्म हो गया है, तो इसी को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में जाना जाता है। भाई कैसे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, जो भैया जहां से कोई भी प्रॉफिट नहीं गेन होता है, कोई भी लाभांश नहीं मिलता है, मींस
जो वेतन पर, भत्ते पर जो भी खर्च हो रहा है, ठीक है, सब्सिडी के रूप में सरकार जो दे रही, क्या इससे कोई प्रॉफिट कमा रही? नहीं। तो सरकार का ये राजस्व खर्च होता है कि नहीं होता है? यही राजस्व खर्च जो है गैर योजनागत व्यय हुआ करता था, ठीक। और जो योजनागत व्यय है, इसको समझो आज के समय कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मींस कोई भी स्कीम है, कोई इंफ्रा पर खर्च किया जा रहा है, कोई योजना के तहत खर्च हो रहा है, तो कैसा है? मान लो एनआईपी के तहत खर्च हो रहा है, वो कैसा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये योजनागत व्यय के अंतर्गत जाना जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? दोनों चीजें समझ में आ गई? हो गया स्पष्ट एकदम? बजट निर्माण की प्रक्रिया, गैर योजनागत और योजनागत व्यय, क्या भैया इसमें कोई करंट का डेटा की जरूरत पड़ी? लेकिन समझो भाई, यहाँ पर अगर योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय लिखना है, तो करंट का लेटेस्ट जो बजट होता है, उस बजट के आंकड़े तैयार कर लोगे, तो आंसर आपका और शानदार हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? स्पष्ट हो गया? तो ये भैया इकोनॉमी वाला एप्लीकेशन वाला पार्ट था, हो गया कंप्लीट, ठीक है। लगभग 2 घंटे का बना है। 2 घंटे में हम लोगों ने कोशिश की है कि वो सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए जाएं जो आपके अनुप्रयोग आधारित हैं, एप्लीकेशन बेस पर, जिनसे क्वेश्चन खूब धुआंधार पूछे जाते हैं। अब अगला जो रहेगा वो एग्रीकल्चर एंड उससे रिलेटेड टॉपिक्स। उसमें कृषि का विविधीकरण, कृषि का कमर्शलाइजेशन, भूमि का सुधार, ये सारे जितने टॉपिक हैं, सब्सिडी, ये जितने भी टॉपिक्स अपने एग्जाम में आते रहते हैं, वो सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर भैया बताना इसको लेकर के ये वीडियो पर क्या रहा, मजा आया? लेक्चर खत्म होने के बाद में जब कंप्लीट हो जाया करे तो रिवीजन बताना है कि भाई कैसा है, मजेदार है कि नहीं है, धुआंधार। और जो भी इसका पीडीएफ रहेगा ना ये पूरे नोट्स की, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वहां से जाकर के डाउनलोड कर लेना है और उसके साथ इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन मारना है। एग्जाम से पहले कई बार रिवाइज करके जाना है, क्योंकि ये बिल्कुल जो कंटेंट है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। उसको ध्यान में रखते हुए वही पॉइंट्स केवल डिस्कस किए जाते हैं जो एग्जाम में बेहद जरूरी होते हैं। चलिए फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। धन्यवाद।